Hello everyone. Good evening. This is our third lecture आहे. याच्या आधी 2 लेक्चर झाले. समोर बस ना. याच्या आधी आपले 2 लेक्चर झालेत. हे आपलं तिसरं लेक्चर आहे. माझं नाव आहे गोपाल काळे. My name is Gopal Kale and I'll be your mentor for modern history, that is complete history. History includes history. ठीक है. I'll be your mentor for history. History includes ancient history, medieval history, modern history, art and culture, post-independence, world history, and current affairs. माझं नाव गोपाल काळे आहे, मेकॅनिकल इंजिनियर, त्यानंतर MA पॉलिटिकल सायन्स अँड इंटरनॅशनल रिलेशन्स. ठीक आहे. तुमचं नाव काय? वैभव जाधव. आता ग्रॅज्युएशन चालू आहे की झालं? फायनल इयरची एक्झाम चालू आहे. कुठे? BA. अच्छा, चालेल. ओके. हे आपलं तिसरं लेक्चर. याच्यात 2 होते ना तुम्ही लेक्चरला? अच्छा, काल कोणतं होतं? जॉग्राफी, राईट? येस, जॉग्राफी अँड इकॉनॉमिक्स. टुडे वी विल डिस्कस हिस्ट्री अँड करंट अफेअर्स. सगळ्यात पहिले हिस्ट्री आणि करंट अफेअर हा विषय सुरू करायचा आहे. आय वुड लाईक टू आस्क यू, व्हाय यू वॉन्ट टू बिकम अन IAS ऑफिसर? IAS म्हणजे IAS नाही, IPS पण आला सगळंच. काय, का बरं? पप्पा काय करतात? अच्छा, AS आहे औरंगाबादला. आणि अच्छा, नाही त्यामुळे मग पोलीसही बनू शकतो ना तू? UPSC का? फॅन लावायचा आहे, लावून घ्यायचा. तुला जर लावायचं असेल तर. का बरं? म्हणजे काही कारण असेल ना की बाबा हीच फील्ड का? IAS IPS आहे. वाय IAS IPS? रिझन? लहानपणीपासून? 10th झाल्यापासून? अच्छा, म्हणजे 10th झाल्यापासून कलेक्टर बनायचं ड्रीम आहे. म्हणजे 10th मध्ये तुला माहिती आहे कलेक्टर काय करतो? अच्छा, लोकांचे. मग तुम्ही सोशल हे पण बनवू शकता, सोशल वर्कर बनवू शकता. आता प्रकाश बाबा आमचे जे काय IAS नव्हते ना, IAS नव्हते, मिनिस्टर नव्हते, मग सोशल हेल्प जर करायची असेल देन यू कॅन बी अ सोशल वर्कर, है ना? सोसायटी हे करायची ना, तो सोशल वर्कर बना. IAS IPS सोसायटी. काही कारण असेल ना, खरं कारण काहीतरी असेल ना. तर प्रेस्टिज आहे, रिस्पेक्ट आहे, पैसा आहे, बढिया एखाद्या कॅबिनेट मिनिस्टरची मुलगी भेटेल लग्नासाठी, हा सगळ्या गोष्टी असेल की नाही? ठीक आहे. रिस्पेक्ट, गुड अमाऊंट ऑफ सॅलरी. ही वरच्या पैशाची गोष्ट नाही करता, सॅलरी. ठीक आहे. पब्लिक लाईफ आणि मग सोसायटी. असंच राहतं ना. जरी आपण किती म्हणलो सर आय वॉन्ट टू बिकम कलेक्टर बिकॉज आय वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसायटी अँड पीपल ऑफ इंडिया, ते खूप चांगलं वाटतं ना ऐकायला. पण खरं कारण काय की सर एक तर जॉब सिक्युरिटी आहे, रिसेशन येऊ, कोविड येऊ, काही पण येऊ, जॉब टेन्शन नाही. ठीक आहे. त्यानंतर काय प्रॉब्लेम आहे? त्यानंतर सॅलरी इश्यू चांगली हँडसम झालेला आहे, हायएस्ट पेड सॅलरी जॉब आहे ना, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा हायएस्ट पेड सॅलरी जॉब आहे. त्यानंतर पब्लिक लाईफ आहे. पब्लिक मध्ये राहता, पब्लिकचे प्रश्न ऐकता, तो सोशल एक हे भेटतं, फेम भेटतं ना सोशल. IPS येतो, IAS येतो, तर हिरो जसा येतो तो IPS IAS येतात ना, बरोबर आहे. एक स्टार AS म्हणजे एक स्टार जरी असेल तर लोक म्हणतात काय साहेब. IPS असेल तर मग किती, है ना? त्या सगळ्या गोष्टी राहतात ना. आणि दुसरी गोष्ट कशी असते
इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसायटी जसं म्हणतो आपण, तर ते दोनच ठिकाणी होऊ शकते. म्हणजे when I went to one senior officer, IAS officer, he's in Tripura cadre. He told me one thing that if you want to do something good for the society, जर सोसायटी साठी तुम्हाला काही चांगलं करायचं असेल तर तुम्ही दोनच ठिकाणी नंबर करता. एक जिथे कायदे बनवले जातात ते म्हणजे कायदे मंडळ, पार्लमेंट, आणि दुसरं जिथे कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते ती म्हणजे प्रशासकीय सेवा. ठीक आहे. तर कायदे मंडळ जाणं कठीण आहे. आता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तिकीट भेटणं पॉसिबल नाही, आणि आपल्याजवळ तेवढे हे पण नाही रिसोर्स सगळ्यांना माहिती आहे ना. पण नक्कीच आपण अभ्यासाच्या जोरावर, मेहनतीच्या जोरावर IAS, IPS, IFS जे काही असेल ते नक्कीच होऊ शकतो. ठीक आहे. त्या सगळ्या गोष्टी राहतात. आता भरपूर साऱ्या लोकांचे ओपिनियन राहतं UPSC बद्दल. ठीक आहे. UPSC ही कुणाचीच नाही. म्हणजे तुम्हाला जर वाटत असेल की बाबा हा IIT झालेला पोरगा आहे तर तो UPSC पास होईल, असंही नाही. UPSC कितीतरी वेळा लोकांना फेल केलेला आहे की IAS झालेला मुलगा, सॉरी IIT पास आउट असलेला मुलगा UPSC करणार नाही, एक BA करणार मुलगा UPSC पास होऊन जातो, है ना. तर असं काही नाही. UPSC इज व्हेरी अनप्रेडिक्टेबल एक्झाम. UPSC चा फॉर्म काय, युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. इट इज अनप्रेडिक्टेबल सर्व्हिस कमिशन. काही कोणी पण होऊ शकतं, काही सांगता येत नाही, केव्हा कोणाशी दगावू शकतो. ओव्हर कॉन्फिडन्स करण्याचं काम नाही. जो मेहनत करत राहील तो जिंकेल. पेशन्स लागतं, अभ्यास लागतं, तुमची ती साधना लागते, त्यानंतर तुम्हाला ते यश मिळतं. ओके. तर कसं एक अजून एक स्टोरी आहे, त्या स्टोरीपासून सुरुवात करायची लेक्चरची. काही प्रश्न विचारतो एकदम बेसिक. दिस स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाय मंचे कीपर. ही इज IPS ऑफिसर इन त्रिपुरा कॅडर. आय वेंट टू हिम फॉर मीटिंग अँड फॉर मोटिवेशन. मस्त ना, एखाद्या ऑफिसरला भेटू की आपल्याला भारी वाटते. जरा 15 ऑगस्टच्या दिवशी राष्ट्रगीत ऐकून नाही का, ते फौजी झाल्यासारखं वाटतं तसं. सो आय वेंट हिम, आय आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन अँड ही टोल्ड मी वन स्टोरी. गोपाल, मी त्यांना विचारले की सर खरंच होऊ शकतो का मी, बाबा इंजिनियर आहे सगळं ठीक आहे पण होऊ शकतो का. Then he told me one story. He completed his BA झालं होतं, मग त्याने MA केलं वगैरे. तर he is from the साधारण background, average background. ठीक आहे. So he told me जंगलातला सगळ्यात बलाढ्य प्राणी कोण, जंगलातला सगळ्यात बलाढ्य प्राणी कोण. हत्ती ना, जंगलातला सगळ्यात बलाढ्य प्राणी. त्यानंतर जंगलातला सगळ्यात उंच प्राणी कोण, जिराफ. त्यानंतर जगातला सगळ्यात चपळ प्राणी कोण. त्यानंतर जगातला सगळ्यात सुंदर प्राणी कोण. सगळ्यात सुंदर प्राणी पक्षी काही पण पिकॉक. त्यानंतर जंगलातला सगळ्यात छोटा प्राणी कोण, मुंगी. मुंगी असेल तरी पण जंगलाचा राजा कोण, वाघ ना, जंगलाचा राजा लायन, वाघ. दिस इज हाऊ UPSC इज. तुम्ही एकदम बेस्ट असणं पण गरजेचं नाही, तुम्ही एकदम डम असणं पण गरजेचं नाही. एव्हरेज, एक एव्हरेज व्यक्ती UPSC क्रॅक करू शकतो. ही UPSC ची खासियत आहे. UPSC कुणाला पण अनड्यू ऍडव्हान्टेज कधीच देत नाही. ठीक आहे. UPSC कधीच कुणाला अनड्यू ऍडव्हान्टेज देत नाही. नाऊ वी विल गो टुवर्ड आवर टॉपिक, हिस्ट्री अँड करंट अफेअर्स. हे दोन टॉपिक आपल्याला डिस्कस करायचे आहे. ठीक आहे. वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. नाव काय सांगितलं तुझं, वैभव. ऑनलाईन स्टुडंट्स काही असं क्वेश्चन असेल तर यू कॅन कमेंट. हिस्ट्री. आता एक गोष्ट सांगा, आपण हिस्ट्री का बरं वाचतो, असा प्रश्न नाही आला कधी. असा प्रश्न आला नाही कधी की आपण सर आपण मी IAS बनणार आहे, मी IPS बनणार आहे, मी IFS बनणार आहे, तर मग हिस्ट्री का बरं येतो, बोलिंग टॉपिक आहे, हिस्ट्री का बरं वाचतो आपण, वाय वी नीड हिस्ट्री. काही पण जे मनात येईल ना, असं नाही की सर क्वेश्चन विचारताय मला कसं येईल. हा, व्हेरी गुड. हा एकदम जेन्युइन ठरवायचा सिलेबस मध्ये आहे. तरी मग सिलेबस मध्ये काय हिस्ट्री, एखादा चांगला सब्जेक्ट द्यायचा होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स द्यायचा होता, रोबोटिक्स द्यायचा होता, येणारा का सायबर वॉर द्यायचा होता, अजून काही द्यायचं होतं एकदम खतरनाक. एखाद्या गावाचा ग्रामीण भागात द्यायचा होता, स्टडी कसा केला जातो, काय केला जातो, है ना. पण हिस्ट्री का बरं, कशाचं सोसायटी. हा, पण ते तर मग एन्शियंट मिडावल पासूनची हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री. म्हणजे सोसायटी कशी आहे, आजची सोसायटी 100 वर्षापूर्वीच्या सोसायटी पासून फायदा नाही ना. आजची सोसायटी वेगळी आहे, तेव्हाची सोसायटी वेगळी होती, आजची सोसायटी वेगळी आहे. का बरं,
बुद्ध काय म्हणतात? गौतम बुद्ध म्हणतात ऑल दॅट वी आर इज all that we are is the result of what we done before. म्हणजे काय की आपण आज जे काही आहे ते कशा रिझल्ट आहे? आपण इतिहासात त्या गोष्टी केलेल्या आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी रिझल्ट आहे. ऑल दॅट वी आर इज द रिझल्ट ऑफ व्हॉट वी डिड बिफोर. बुद्धा म्हणतात. गौतम बुद्धा. याचाच अर्थ असा आहे की हिस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुम्हाला हिस्ट्री माहित नसेल तर तुमच्यासाठी आयडेंटिटी क्रायसिस क्रिएट होतं. म्हणतात ना, इतिहास ते घडू शकतात ज्यांना इतिहास स्वतःचा माहिती आहे. इतिहास ते घडू शकतात का ज्यांना इतिहासच माहिती नाही? अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात जे काय केलं हे जर माहित नसेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तुम्ही समोर घेऊन जाऊ शकता का? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांनी रस्त्याने फिरून शाळेमध्ये जाण्याची परमिशन नाही, ह्या सगळ्या पुन्हा गोष्टी असताना, कोणती सुविधा नसताना भारताचं कॉन्स्टिट्यूशन, भारताचं संविधान लिहिलं. आज त्या संविधानाच्या भरोसा पूर्ण देश चालतो. ते इतिहास घडवला ना, तो जर इतिहास विसरला आणि आपण ते इतिहासाचे मूल्य, त्या इतिहासाची व्हॅल्यू जर जाग्यावर ठेवून समोर गेलो तर माणूस समोर आयुष्यात जाऊ शकत नाही. ते म्हणतात ना, माणूस किती पण मोठा पण त्याचे पाय नेहमी जमिनीत होता. है ना? तेच झालं. ऑल दॅट वी आर इज द रिझल्ट ऑफ व्हॉट वी डन बिफोर. की आपण जे काही आहे ते इतिहास मध्ये केलेल्या गोष्टींमुळे. ठीक आहे. नाव इंडिया काय काय शिकला? इंडिया इतिहासातून. इंडिया इतिहासातून काय शिकला? काय वाटतं तुला? काय काय शिकला इंडिया? चलो इंडस्ट्रियलायझेशन शिकला. सगळ्यात पहिले हिस्ट्री बद्दल एक इंडिया शिकला की चायनावरती विश्वास न ठेवू. का बरं? 1962 1962च्या युद्धाच्या आधी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहरूजींना म्हटलं होतं, त्यांच्या त्यावेळेच्या प्राईम मिनिस्टरला, की सर तुम्ही चायनावरती विश्वास नका ठेवू. का बरं? चायनावरती विश्वास नका ठेवू कारण की चायनाचा इतिहास हा दगा देणारा इतिहास आहे. चायनाचा इतिहास कसा आहे? दगा देणारा इतिहास आहे. चायना कधीही पाठीत खंजीर खुपसू शकतो. चायना कॅन बॅकस्टॅब एनी टाइम. बट नेहरूजी काय म्हटले? नेहरूजी रिप्लाय नाही. या 21st सेंचुरी मध्ये आता वॉर होणार नाही. या 21st सेंचुरी मध्ये आता युद्ध होणार नाही. 1962 वर्ष आलं. आपले ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नेपाळमध्ये होते. प्राईम मिनिस्टर कुठे? नेपाळमध्ये. आर्मी चीफ असतात. आर्मी चीफ असतात ना, आर्मी चीफ हॉलिडेवर. आता विचार करा, कोणत्या देशाची आर्मी कितीही स्ट्रॉंग असेल, देशाचा प्राईम मिनिस्टर सुट्टीवर, देशाचा आर्मी चीफ सुट्टीवर, आर्मीला ऑर्डर कोण देईल? कोण देईल? चायना एंटर इंटू अरुणाचल प्रदेश. चायना अरुणाचल प्रदेश मध्ये घुसला. When नेहरूजी came to know about the Chinese invasion, जेव्हा नेहरूजींना कळलं की चायनाने इन्व्हेजन केलाय, चायना अरुणाचल प्रदेश मध्ये घुसलाय, नेहरूजींच्या हातामध्ये चहाची कपशी होती, ती थरथर कापत होती. काय करावं माहिती नाही. ठीक आहे. ती इतिहासातून आपण काय शिकलो? इतिहासातून आपण शिकलो की आपल्याकडे रोड्स नव्हते. कुठे नव्हते? बॉर्डर जवळ. रोड, बॉर्डर जवळ रोड, ही बॉर्डर आहे. त्या बॉर्डर जवळ रोड नसेल तर काय करते? बॉर्डर जवळ रोड नसेल, ही बॉर्डर आहे, बॉर्डर जवळ जाणारा रोड चांगला नसेल तर काय होईल? आर्मी पोहोचू शकेल का? नाही. भरपूर साऱ्या पोरांनी तो फोटो बघितला असेल. एक ट्रक आर्मीचा फसलेला आहे आणि आर्मीचे लोक ओढतात. बघितला असेल कुठे चिखलात फसलेला आहे. ठीक आहे. आर्मी पोहोचेल कशी? फूड. कोणतीही आर्मी बिना पोटात काही खाता लढवू शकते का? नाही लढू शकत. आर्मी नीड्स फूड टू फाईट. पोटामध्ये काही नसेल, जेवायलाच काही नसेल, खायलाच काही नसेल तर हाऊ कॅन आर्मी फाईट अगेन्स्ट द एनिमी? एनिमीच्या अगेन्स्ट मध्ये आर्मी फाईट कशी करू शकेल? एक सेकंड. ऑनलाईन स्टुडंट, तुमच्या काही क्युरीज असेल वगैरे तर यू कॅन कमेंट. राईट, तुम्ही कमेंट करू शकता.
Online students, if you have any comment, sorry, if you have any question, you can comment, you can ask question via comment. ठीक है? Okay. So, what I was telling? काय सांगत होतो तुम्ही? रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर. Then we get to know यार, हे इतिहासातून शिकलो ना आपण. आज गडकरी, तुम्ही ऐकलं असेल की बॉर्डर जवळ आपण टनेल बांधली, अटल टनेल, है ना? होती न्यूज मध्ये. अटल टनेल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उद्घाटन करण्यासाठी गेले होते, है ना? गए थे ना वहां पे. तो हमने क्या सीखा कि रोड बनानी है, तो हमने बॉर्डर की तरफ रोड बनाना शुरू कर दिया. क्यों बनाना शुरू कर दिया कि भाई अगर कल चल के, चलो वॉर होता है नहीं होता है हमें पता नहीं, लेकिन अगर कल चल के वॉर शुरू हुआ तो आवर आर्मी शुड बी रेडी टू फाइट अगेंस्ट चाइना, है ना? डोकलाम वैली जैसे इंसिडेंट अगर फिर से होते हैं, फिर से अगर इंडिया और चाइना के आर्मी कन्फ्रंट सामने आ जाती है एक दूसरे के, तो हमें उनके खिलाफ फाइट करने के लिए कुछ तो भी चाहिए. उसकी वजह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू किया. ऊपर से हमने सीखा कि नहीं, विदाउट वेपन्स हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? दैट इज वाई राफेल घेतले की नहीं. हमें ये भी पता चला कि यार राफेल तो हमारे पास है तो उनके भी पास है ना? तो राफेल से प्रोटेक्ट करना है, तो राफेल से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम परचेज फ्रॉम द रशिया, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन द वर्ल्ड, परचेज फ्रॉम द रशिया. हमने रशिया से परचेज की. क्यों परचेज की? क्योंकि हमें पता है कि हमारा नेबर जो है पाकिस्तान, उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, टैक्टिकल मिसाइल्स है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है. तो उसकी वजह से हमें डिफेंस हमारा मजबूत करना है ना? हमारा डिफेंस मजबूत करना है, तो इसकी वजह से हमने S-400 खरीदी. समझ गए ना? हम हिस्ट्री हमें ये सारी चीजें बताती है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना है. इफ यू हैव फ्रेंड, आपके पास फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, ठीक, ए नाम है उसका, और एक बच्चा है बी नाम का. आपके इसके साथ झगड़े हो गए और आपका दोस्त बन गया, लेकिन इसने पहले 4 मर्डर किए, ठीक है, 2 बार क्राइम डकैती डाली है, ठीक है, 3-4 बच्चों के हाफ मर्डर किए. ये जो बी नाम का बच्चा है, बच्चा सीधा है, रोज मंदिर जाता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, ठीक है, सबसे अच्छी बात करता है, लेकिन आपसे जमता नहीं. सबसे बड़ा डेंजर यही रहता है कि यू इग्नोर द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन. नाउ ही इज योर फ्रेंड, अभी आपका वो दोस्त है, लेकिन पता नहीं, क्योंकि उसका इतिहास की हिस्ट्री बताता है कि उसने हमेशा लोगों के साथ चीट किया है, दोस्त बना के लोगों को ठगा है, दोस्त बना के लोगों के साथ गैर व्यवहार क्राइम्स किए, है ना? तो ये सारी चीजें बताते हैं. दैट इज व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस. यही सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री हमें बताती है. दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी कंट्री के साथ डील कर रहे हो, इफ यू बिकम आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर बनने के बाद, इंडियन फॉरेन सर्विस स्पेशली जाने के बाद, आईएफएस ऑफिसर अगर आप बनते हो तो आईएफएस ऑफिसर अगर बनते हो तो आईएफएस ऑफिसर बनने के बाद आपको हर कंट्री से डील करना है, आपको अलग अलग कंट्री से डील करना है. जब अलग अलग कंट्री से डील करने की बात आएगी, तब आपको पता होना कि हम कौन से कंट्री के साथ बात कर रहे हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है. इफ यू आर टॉकिंग विद चाइना, अगर चाइना से बात कर रहे हो तो यू शुड कम टू नो दैट यस 1962 हम चाइना के साथ वॉर खेल चुके हैं, 1967 में, सॉरी 1969 में हम चाइना के साथ वॉर कर चुके हैं, है ना? छोटी सी वॉर, स्मॉल स्केल वॉर. 1962 में अरुणाचल में बड़ी वॉर हो गई थी. तो हिस्ट्री हमें बताती है कि भाई इस कंट्री में भरोसा मत रखना. ये कंट्री आज बोलेगी कि नहीं भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन कब तुम्हारे घर में घुसेंगे पता नहीं, है? ये हिस्ट्री में बताती है. इफ यू आर टॉकिंग विद यूएसए, अगर यूएसए के साथ आप बात कर रहे हो, then you must come to know that एक मैकियावेली नाम का साइंटिस्ट है, मैकियावेली नाम का स्कॉलर है. ऑप्शनल जब लोगे आप तब आपको पता चलेगा कि अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेते हो तो एक मैकियावेली नाम का स्कॉलर है. मैकियावेली नाम का स्कॉलर है, उसकी आइडियोलॉजी के बेस पे यूएसए चलता है. वो जैसी बातें उसने लिखाई है, उसके भरोसे उनके फॉरेन पॉलिसी चलती है यूएसए की, ठीक है. तो उसने क्या बताया कि क्लेवर लाइक अ फॉक्स एंड ब्रेव लाइक अ लायन. उसने बोला है कि क्लेवर लाइक अ फॉक्स एंड ब्रेव लाइक अ लायन. वही चीजें बताई है उसने कि आपको पता होना कि 2 कदम कब पीछे लेना है और 2 कदम आगे कब लेना है. जब शेर 2 कदम पीछे जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले आ रहे लोगों से डर रहा है, नहीं, छलांग मारने वाला, ठीक है ना. तो हिस्ट्री टेल्स अस कि यूएसए के साथ डील करते हुए आपको कैसे डील करना है ना? ये सारी चीज मैं आपको मराठी समझ के, यस, तो कोई दिक्कत नहीं है ना मराठी का बीच में, ठीक है. चलो, तो आज हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की बात करें, वही लेक्चर है आज, ठीक.
हिंदी थर्ड लेक्चर, आज तीसरा लेक्चर है डेमो का, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ मैं। तो दिस इज व्हाई हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। आपका ग्रेजुएशन हो चुका है कि कर रहे हो? टाइम में किया है बी एक ऍडिशनल बेनिफिट असा आहे की आता कम्प्लीट जसा यूपीएससीचा सिलेबस आहे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट सिलेबस एमपीएससी झाला, सेम सिलेबस, काहीच चेंज नाही। त्यांनी इकडे फाईल कॉपी केली आहे आणि तिकडे पेस्ट केली आहे, काहीच डिफरन्स नाही, 100% सेम सिलेबस झाला आहे। तर एक ऍडिशनल बेनिफिट आहे हा तुमच्यासाठी फक्त 1-2 वर्ष आहे, कारण की एमपीएससीचे पोरं परत प्रिपेअर करायला लागले त्या जोमाने किंवा सारखंच होऊन जाईल है ना। सध्या एक ऍडिशनल बेनिफिट आहे, त्याचा फायदा घ्या पटकन। म्हणजे आता माझे काही फ्रेंड्स आहेत, आम्ही दिल्लीमध्ये असताना सोबत प्रिपेअर करायचो, ते यूपीपीएससी मध्ये लागलेत। म्हणजे त्यांचा लागण्याचा फरक असा पडतो की यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्व्हिस कमिशन त्याला म्हणतात, त्यांचा सिलेबस आणि यूपीएससी सिलेबस सारखाच आहे। इव्हन त्यांचा सिलेबस यूपीएससी सिलेबस पेक्षा टफ आहे थोडा। का बरं? कारण की त्यांचा सिलेबस 2013च्या पॅटर्न नुसार यूपीएससीच्या 2013च्या पॅटर्न मध्ये 2 ऑप्शनल आहेत, 2 ऑप्शनल आहेत। तर 2 ऑप्शनल आहेत आणि आता यूपीएससी किती ऑप्शनल आहे? एक। एमपीएससी किती ऑप्शनल आहे? एकच, ठीक आहे। तर तेव्हा पॉलिटिकल सायन्स किंवा कोणत्या ऑप्शन घ्यायचं असेल तर यूपीपीएससी चे पोरं 2 ऑप्शन घेऊन अभ्यास करतात। ते आयएसएस क्लिअर करतात, इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस, फॉरेस्ट सर्व्हिस एक असते, फॉरेस्ट सर्व्हिस माहिती आहे कोण आहे? माहिती आहे ना सर्व्हिसेस? फॉरेस्ट सर्व्हिसेस मध्ये 2 ऑप्शन असतात, मग 2 ऑप्शन द्यायला लागतात। यूपीपीएससी चे पोरं फॉरेस्ट सर्व्हिस ते क्लिअर करतात, यूपीपीएससी पण क्लिअर करतात आणि यूपीएससी पण क्लिअर करतात। आता हा जो एमपीएससीचा पॅटर्न चेंज झाला आहे याच्यामुळे एमपीएससी महाराष्ट्रातल्या पोरांना जे यूपीएससी तयारी करतात त्यांना बेनिफिट झाला आहे। याच्या आधी कसं होतं, एमपीएससी सिलेबस ऑब्जेक्टिव्ह होता, खूपच ऑब्जेक्टिव्ह, भयंकर। म्हणजे 26 जानेवारी 1950च्या दिवशी काय होतं, तर स्वातंत्र्य दिन नव्हता, जे काही गणराज्य दिन नव्हता, काय होतं, पाऊस पडत होता, असे उत्तर विचारले आहे। आयपीएल मध्ये सगळ्यात महान खेळाडू कोण आहे हे पण प्रश्न विचारले। आता तशी विचारण्याची पद्धत आता तर डिस्क्रिप्टिव्ह आहे ना, तुम्हाला आन्सर लिहायचे आहे। आता मी मेन्सचे पेपर चेक करतो मुलांचे, तेव्हा माहिती पडते की पूर्ण आन्सर कसे लिहितात। एमपीएससीच्या पोरांसाठी हे नवीन आहे सध्या, त्यांना आता परत 0 पासून तयारी करावी लागेल। इथिक्स, इंटिग्रिटी, ऑप्शनल सगळे विषय जसे तसे आले आहेत। हा एक ऍडिशनल बेनिफिट आहे, फक्त तो पटकन ग्राफ करा, ठीक आहे। कारण की लिमिटेड टाइम राहतं, लिमिटेड टाइम ऑफर आहे, एकदा एक्सपायर झाले की सगळे मग सारखेच होऊन जाईल, बॅक टू पॉवर, ठीक आहे ना। हा याच्या आधी तुम्ही तयारी केली आहे थोडी थोडी की बस एकदम बेसिक पासून आता सुरुवात करणार, म्हणजे फ्रॉम झिरो? मी जेव्हा तयारी करायला सुरुवात केली, मी इथेच राहायचो औरंगाबादला, एनआरबी बेरिंग लिमिटेड आहे बाउज लाईक कंपनी, त्याच्यामध्ये ऍज अ रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इंजिनियर काम करायचो। आय यूज टू वर्क देअर। आय वेंट दिल्ली, म्हणजे मी दिल्लीला गेलो, 6-7 महिने बाकी होते रिझाईन केल्यानंतर, मी तेव्हाच फिलिंग क्रॅक केली, ठीक आहे। तर तुम्ही अभ्यास कसा करता याच्यावर डिपेंड राहतं, तुम्ही कुठे प्रिपेअर करता याच्यावरती डिपेंड नाही राहत। मी जीएसचा क्लास कधी नाही केला, बट अभ्यास खूप केला, वाचायची सवय होती पहिल्यापासून, अभ्यास खूप करायचो। तर तुम्ही अभ्यास कसा करता, कुठे करता? माझा मित्र सिंदखेड राजामधून आयएस झाला यावर्षी, एक मित्र इथून आयपीएस झाला, इथं सोबतच बसायचो। माझा एक फ्रेंड आहे सईद अन्सारी, ही फ्रॉम जम्मू अँड काश्मीर, तिथे 2G पण नेट नाही। वी आर ब्लेस्ड पीपल, आपलं जो वायफाय आहे, आपले जो 4G नेट आहे, आपले जो मोबाईल फोन्स आहे, आपले जो इलेक्ट्रिसिटी आहे, काश्मीरमध्ये 50% टाइम तर तुम्हाला हे मिळतं बिकॉज ऑफ द इन्सर्जन्सी, अदर फॅक्टर, सिक्युरिटी फॅक्टर, तिथे एक इलेक्ट्रिसिटी कमी, अंडर डेव्हलप एरिया, ठीक आहे। त्यानंतर परत इंटरनेट कनेक्शन आहे, तिथे अजूनही 2G चालतं। तर त्या परिस्थितीने तो आयएस झाला, त्या परिस्थितीतून आयएस झाला। तर तुम्ही कसा करता याच्यावरती डिपेंड राहतं, कुठे आहे याच्यावरती मॅटर करत नाही। रेशो असतो, कोणत्याही गोष्टीचा एक रेशो असतो। वेन आय वॉज इन दिल्ली, जर एक वर्षी 10 लाख पोरं फॉर्म भरतात यूपीएससीचा, 10 लाख पोरं फॉर्म भरतात, 10 लाख पैकी 6 लाख पोरं यूपीएससीची दिल्लीतच तयारी करत असतात। दिल्ली आणि सराउंडिंग एरिया, दिल्ली म्हणजे जामिया हमदर्द, जामिया इस्लामिया, असे सगळे इन्स्टिट्यूट पकडून 5-6 लाख 4-5 लाख पोरं तिथेच राहतात। त्यातले लागतात किती जण, किती असतात? 800। तिथून लागणारे पोरं लागतात 400, पुण्यातून लागतात 30, औरंगाबादून लागतात 5, म्हणजे पूर्ण एरिया पकडून, बँगलोर मधून लागतात 50, ठीक आहे। तामिळनाडू इकडून तिकडून लागतात 100, असे सगळे मिळतात। पण रेशो पहा, पुण्यात राहून औरंगाबादला राहून प्रिपेअर करणारे पोरं किती, औरंगाबादला राहून 200 पोरं, 200 पैकी 5 लागतात। तर रेशो सारखाच राहतो।
युपीएससी कुठेही करा, फक्त अभ्यास करा. अभ्यास कराशिवाय पर्याय नाही. ते कुठेही वावरात बसून अभ्यास करा, घरी अभ्यास करा, काम करता करता अभ्यास करा, कुठेही करा. दिल्ली पोलीस मध्ये एक हवालदार काम करायचा, मागच्या वर्षी तुम्ही ऐकलं असेल. तर एमन जमाल नाव ऐकलं का तुम्ही? 2019 मध्ये IPS झाले त्या तामिळनाडू कॅडर मध्ये सध्या. एमन जमाल वयाच्या 33 ऍट द एज ऑफ 33 वर्ष झाले. कसं असतं, प्रत्येक गोष्टीला एक्सक्यूज राहतं. तुम्हाला जर एक्सक्यूज द्यायचे असेल तर तुम्ही किती पण देऊ शकता. आपण देऊ शकतो की माझं वय वाढलं आहे, आता मी फ्रेश मुलांसारखा किंवा 18 वर्षाच्या मुलासारखं राहू शकत नाही. कारण राहतं फक्त वयाच्या 33व्या वर्षी भारतात सगळ्यात जास्त इंटरव्ह्यू मध्ये मार्क घेतले त्यांनी 200. ते तुम्ही कसं करता याच्यावरती डिपेंड आहे. तुमचं एज तेव्हाच मॅटर करतं जेव्हा तुम्ही मनातून हे झाले आहे, तुमच्या दिमागात जेव्हा तुम्ही वृद्ध झालेले आहे तेव्हाच मॅटर करतं. नाही तर खूप सारे 90 वर्षाचे लोकही काम करतात आणि 30-40 वर्षाचे लोक थकल्यासारखे करतात. तर डिपेंड करतं. त्या पोएम्स लिहायच्या, शायरी लिहायच्या, गझल्स लिहायच्या, त्या इंटरव्ह्यू वाले खुश. डिपेंड करतं की तुम्ही किती लोकांना हे करू शकता. ठीक आहे ना, तुमच्या स्किल्स कशा दाखवू शकता, तुमचं लिखाण, सगळ्या गोष्टी सुरुवात असतात. सगळ्यांना बेसपासून सुरुवात नाही. दॅट इज अ रिझर्वेशन इज देअर ना. सगळ्या गोष्टी सुरुवातीपासून नसतात. सगळे हुशार नसतात. काय IIT पोर असतात, पण युपीएससी अनडू ऍडव्हान्टेज कोणालाच देत नाही. ट्रस्ट मी, कुणालाच नाही. मी एका चांगल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये इंजिनियर आहे, पण काही फरक पडत नाही, काहीच माहित नसतं. प्रिलिम मेन्स दिली, माझ्या मित्रांनी मागच्या वर्षी इंटरव्ह्यू दिला, तो वर्षी प्रिलिम मध्ये फेल आहे. काहीच नाही तसं. एकदा तुम्ही इंटरव्ह्यू पर्यंत गेले, परत वापस आले की परत प्रिलिम फेल होण्याचे चान्सेस तेवढेच राहतात. टीना गांधी मॅम ऑल इंडिया रँक 1 होत्या, पण जर एससीचं रिझर्वेशन जर नसतं तर प्रिलिम मध्ये फेल असत्या. युपीएससी ठीक आहे ना. माझ्या मागच्या वर्षी मित्र IRAS झाला, इंडियन रेल्वे अकाउंटिंग सर्व्हिस. यावर्षी प्रिलिम फेल झाला. त्यांनी सर्व्हिस चांगली भेटा म्हणून प्रयत्न केला परत, पण यावर्षी फेल झाला प्रिलिम. एक IPS ऑफिसर, त्यांनी मागच्या वर्षी मेन्स दिली IAS साठी, पण ती मेन्स नाही क्लिअर झाली, सोडून दिली युपीएससी की बाबा झालं जे भेटलं त्यात खुश राहू. ठीक आहे ना. तर तुम्ही अभ्यास करा. प्रिपरेशन इज व्हेरी मच नेसेसरी. तुम्ही अभ्यास कसा करता ते महत्वाचं आहे. कुठेही राहून करा. डेली तुमचे 8 घंटेचा अभ्यास झाला पाहिजे यासाठी तुमची सुरुवात आहे ना. मित्र लोक 10-10, 12-12 घंटे अभ्यास करतात. हे लक्षात ठेवा की इट इज अ कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम. युपीएससी ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे. काय करायचं याच्यापेक्षा काय करायचं नाही, ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे. रस्त्यावर चालणारा प्रत्येक व्यक्ती तुम्हाला गायडन्स देतो इथे, तू हे वाच, तू ते वाच. प्रत्येक झेरॉक्स काढणारा तुम्हाला जास्त माहिती सांगतो. दिल्लीमध्ये जर तुम्ही गेले ना तर तुमच्या सब्जेक्ट बद्दल त्या झेरॉक्सवाला जास्त माहिती राहतं. पण याचा अर्थ असा आहे का, जर तसा असता तो कलेक्टर झाला असता ना, झेरॉक्स काढत असता. तर ते तुम्हाला माहिती पाहिजे की नेमकं करायचं काय नाही आहे, करायचं काय हे सगळं सांगतात. एव्हरीवन टेल्स यू 24 घंट्यापैकी 18 घंटे अभ्यास करा. पॉसिबल नाही आहे. सांगायला काय 18 घंटे सांगतात, पण नेहमी उरलेले 6 घंट्याचा हिशोब जर त्यांना विचारला तर ते नाही सांगत. 18 घंटे अभ्यास करायला लागतो तेव्हा कलेक्टर सांगतात. झाला ना, सोसायटीमध्ये का झालाय ते झालाय का, तू कलेक्टर झाला का. पोस्टर एवढी मोठी आहे आणि ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे. तुम्ही झोपलाय, पण हे लक्षात ठेवा की कोणीतरी अभ्यास करताय, कोणीतरी अभ्यास करताय. तुम्ही जरी झोपले असाल पण कोणीतरी अभ्यास करताय. या गोष्टीचा विचार करा, अभ्यास करा, त्यानंतर मग लाईफ आहे. याच्या आधी तुम्हाला भरपूर साऱ्या गोष्टी सांगितल्या असेल. 10वी पास व्हा नंतर लाईफ आहे, 12वी पास व्हा नंतर लाईफ आहे, इंजिनिअरिंग करा नंतर लाईफ आहे, सगळ्या फालतू गोष्टी आहेत. पण एकदा या पोस्टवरती जा, खरंच लाईफ आहे. म्हणजे काय नाही आहे ना. मुख्यमंत्री 5 वर्षाचे बनतात, कुणी चालले जातात, पण हा व्यक्ती 30 वर्ष सर्व्हिस मध्ये आहे, त्याच्यानंतर रिटायरमेंट नंतर कोणत्या तरी कंपनीमध्ये मोठ्या पोस्टवर आहे, त्याच्यानंतर परत कॅबिनेट मिनिस्टर बनू शकतो, नाही कुठे ना कुठे राहतोच. यश जयशंकर टेक द एक्झाम्पल, ही इज नाउ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर. असे एक तरी IAS ऑफिसर रिटायरमेंट नंतर घरी आहे का, पण मिनिस्टर जेलमध्ये पण जाऊ शकतात आणि घरी पण राहू शकतात. एकदा पडल्यानंतर काय आहे, प्रत्येक 4थ्या वर्षी भीती, पहिल्या वर्षापासूनच. पण एकदा लागल्यानंतर इथे भीती आहे का की माझी नोकरी जाईल बाबा. तुम्ही जर इमानदार असाल जॉबच्या प्रती तर जाण्याचे चान्सेस नाही है ना. असे भरपूर एक्झाम्पल आहेत डोळ्यासमोरचे. फक्त अभ्यास करा. नो सिद्दीकी सर आमच्या सोबत होते, जामिया इस्लामिया मध्ये होते ते, नाही इस्लामिया. 6 अटेम्प्ट पर्यंत त्यांना काही सक्सेस भेटली नाही. पहिले 3-4 अटेम्प्ट पहिली फेल, पण शेवटी झालं सिलेक्शन. शेवटी झालं. तर तुमची मेहनत कशी करायची आहे तुम्हाला ते डिसाईड करा. लोक सांगतील युपीएससी होणार नाही, टफ आहे, असं काही नाही. युपीएससी सगळ्यांकडून होऊ शकते. युपीएससी सगळ्यांसाठी आहे. BA करणाऱ्यासाठी आहे, BTech करणाऱ्यासाठी आहे, इंजिनिअरिंग करण्यासाठी आहे, डॉक्टरसाठी आहे, सगळ्यांसाठी आहे, नाही तर कुणासाठी नाही. ठीक आहे. सो
हिस्ट्री. ठीक आहे. हिस्ट्रीमध्ये सगळ्यात मेजर कंपोनंट जो आहे तो है मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री सबसे बड़ा पोर्शन है. अगर प्रीलिम का सिलेबस आप देखो तो प्रीलिम में कितने 100 सवाल रहते हैं, है ना. 100 सवाल में से हार्डली 3-4 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे, 3 या 4 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे. लेकिन मेंस में GS1 जहां पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, उसके साथ सोसाइटी, 125 मार्क्स फॉर हिस्ट्री, उसमें से एक आर्ट एंड कल्चर का निकाल लो और एंशियंट मिडावल का एक निकाल लो, 100 मार्क्स कंपल्सरी मॉडर्न हिस्ट्री पे सवाल पूछे जाते हैं. हिस्ट्री बोर वाटता है कोणाला, पसंद है हिस्ट्री सबको? ठीक है. अगर नहीं भी होगी तो आ जाएगी, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से. ठीक है. तो हिस्ट्री जेव्हा समजतो ना आपण, जेव्हा लिंकेजेस आपण बिल्ड करतो, देन यू कम टू नो दैट हिस्ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल. हिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है. अगर किसी को किसी भी चीज को जानना है, हर चीज, इंडिया में आज अगर कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है तो कहां से? ये ब्रिटिशर्स से आई है. हर चीज की शुरुआत इंडिया में, अगर फार्मर डिस्ट्रेस है तो ब्रिटिशर्स, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश राज, हर चीज ब्रिटिश पे डाल सकते हो आप. और आपको पता होता है कि यार हिस्ट्री में ये सारी चीजें हुई है. हर चीज का कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, हर चीज का अपन हिस्ट्री से उठा सकते हैं. एजुकेशन हो, सब सारी चीजें हो. तो मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी बिग पोर्शन. ठीक है. उसको लगता है कम से कम 40 लेक्चर्स मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने के लिए. जीएस का, जनरल स्टडीज का. ठीक है. ऑप्शनल का तो अलग, जिसको ऑप्शनल लेना है जीएस हिस्ट्री, हम लोग इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम. मॉडर्न हिस्ट्री. उसके बाद है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री. विथ द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, 1707. हिस्ट्री इज हिस्ट्री. एवढं लक्षात ठेवा, हिस्ट्री इज हिस्ट्री. म्हणजे कालचा दिवस आहे हा पण हिस्ट्रीमध्ये आहे. कालचा दिवस हा पण हिस्ट्री आहे. बट हे पार्टीशन आपण यासाठी केलं है कि चला आपल्याला थोड़ा सोयीस्कर पड़ा, है ना. हमें थोड़ी आसानी चाहिए, इसलिए हमने पार्टीशन किया है कि एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है. तो मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से शुरू होगी, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है. तो मेडिवल हिस्ट्री शुरू करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं 1707 विद द डेथ ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब के डेथ के साथ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर शुरू होता है. तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वहां से ब्रिटिशर्स ऊपर आना शुरू होते हैं. मराठा, जो इंडिया में अलग अलग स्टेट है, मराठा, मैसूर, टीपू सुल्तान, ये सारे लोग ऊपर आना शुरू करते विद द डेथ ऑफ औरंगजेब. जब तक औरंगजेब था तब तक सबको पकड़ पकड़ के धोता था, सब चुपचाप बैठते थे. लेकिन उसके डेथ के बाद बच्चे इनकैपेबल निकले, बच्चे आपस में लड़ते रहे और बाकी के स्टेट ऊपर आना शुरू हुए. तो विद द डेथ ऑफ औरंगजेब द मराठा एम्पायर एंड द इमर्जेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट. ठीक है. तो विद द डेथ ऑफ औरंगजेब वी कैन कंसिडर द मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट. वहां से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम कंसिडर करते हैं. तो उसके पहले मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री. तो मुझे बात बताओ, हिस्ट्री इज हिस्ट्री. तो मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर मॉडर्न बोला गया तो आता तो मॉडर्न वैल्यूज. मॉडर्न वैल्यूज क्या है, कौन सी मॉडर्न वैल्यूज, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट मॉडर्न हिस्ट्री. कुछ और भी बोल सकते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोलते हैं कि मॉडर्न, व्हाट इज मॉडर्न, क्या है मॉडर्न वैल्यूज, क्या है. ठीक है. बट मॉडर्न वैल्यूज क्या है, सोसाइटी. एंशिएंट है, एंशिएंट के टाइम में एक सोसाइटी स्ट्रक्चर हुआ करता था. मेडिवल के टाइम में एक सोसाइटी स्ट्रक्चर हुआ करता था जहां औरतों को बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था, है ना. पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था. फिर शाहू जी आ गए, फुले आ गए, उन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया. तो मॉडर्न वैल्यूज हिस्ट्री में, तो मॉडर्न वैल्यूज क्या बताती है आपको, क्या मॉडर्न वैल्यूज है. अगर आप इंडिया की तरफ आज देखो तो आज की मॉडर्न वैल्यूज क्या है. सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता. गुड. ठीक है. याच्या आधी काय होतं, वर्ण, देयर वर 4 वर्णास. ठीक है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी था. ठीक है. हिंदू मुस्लिम डिवाइड बहुत ज्यादा था, हिंदू दलित डिवाइड बहुत ज्यादा था. उनके पास, उनको लोग पास भी नहीं जाते थे. अब सोचो, गायचं गोमूत्र माहिती है, गाय रहती है ना, गाय की जगह गोमूत्र बोलते हैं. ठीक है. कुछ लोग गाय के गोमूत्र को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, एज अ पवित्र समझ के. अब सोचो, लोग गायच्या गोमूत्राला कंझ्युम करतात, बस ST लोकांना हात पण नाही लावत. म्हणजे द एनिमल इज प्युअर दॅन अ ह्युमन बिंग. समज रहे हो, एनिमल इज प्युअर दॅन अ ह्युमन बिंग. एका ह्युमन बिंग पेक्षा आपल्याला लहानपणापासून काय शिकवलं, प्रत्येक माणसाला देव आहे. पण त्या ह्युमन बिंग पेक्षा आपल्याला गायचं गोमूत्र ते प्युअर वाटतं. ठीक आहे. हे झालं एन्शियंट, हे झालं आपल्याकडे ट्रॅडिशनल विचार. एक होते दूध पिती प्रथा, ऐकलंय त्याच्याबद्दल कधी, दूध पिती प्रथा. दूध पिती
नाम ही उसका दूध पीती था, दूध पीती प्रथा ट्रेडिशन थी इंडियन में। मतलब एंशियंट टाइम में ऐसा था कि किसी को अगर बच्ची हुई है लड़की और उससे नहीं चाहिए तो उबलता हुआ दूध रहता था ना, उसमें डाल देते थे ताकि वो मर जाए। सोचो, अबॉर्शन तो भी बहुत अलग चीज है। अगर तीसरे महीने से पहले का अबॉर्शन करते हो तो उसका शेप नहीं आता है, उंगलियां नहीं आती है, सारी चीजें। लेकिन दूध पीती प्रथा में बच्ची पैदा होती है, उसके बाद उसको उबलते हुए दूध में डाल देते हैं ताकि वो मर जाए। बोले बोलिए, कौन सी? अच्छा, फिल्म में है, मैं देखी नहीं फिल्म, लेकिन पढ़ाया तो दूध पीती प्रथा इसे बोलते हैं की मुलगी जन्म ली की तिला उकळत्या दुधामध्ये टाकायचं आणि तशी मूत द्यायची। विचार करा, म्हणजे किती हिणस फॅल झाला। उसके बाद सती, इसके बारे में सुना होगा, सती के बारे में पिक्चर बघितला नहीं कंदा कि जो नहीं देखा है सती। सती क्या करते थे, जब उस औरत को लेके जाते थे वो जोर जोर से चिल्लाती थी। आपने कभी सोचा नहीं था कि वो जोर जोर से हंस रही है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, क्यों हंस रही है? क्योंकि उसको पता है कि हमें जिंदा जलाने वाले हैं। उसके पति के चिता पे उसको रख के जिंदा जलाने वाले हैं, लेकिन वो हंस रही है बड़े जोर जोर से। क्यों? कधी असे विचार आले ना मनात की यार असं का करावं? असं तीच आता तिला माहिती आहे आता मरणार आहे, हसत काय एकदम दिमाग ऑब्वियसली तसं काय असेल, पण ती होती। उसके पीछे रीजन है, एवरीवन नोज, अगर आपको जलाया जाएगा तो पेन कितना होगा। वो पेन सस्टेन करने के लिए वो वहां से उठे ना, इसलिए उसको शराब या कुछ और पिलाया जाता था ताकि वो उठे ना वहां से, फिर उसको जिंदा जलाया जाता था। और एंशियंट टाइम में होता क्या था, 7 साल का इंसान 20 साल की लड़की से शादी कर रहा है, 15 साल की लड़की से शादी कर रहा है, कितने साल जिएगा? और 10 साल, 5 साल। उसके बाद शी इज 30, लड़की 30 साल की हो जाएगी, अरे चला जाएगा, उसको जिंदा जलना पड़ेगा। उसके बाद ब्रिटिशर ने बैन कर दिया सती प्रथा। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जो सोसाइटी में उसको बाल रखना अलाउ नहीं है, गंजा करते थे। ये सारी चीजों से हम आगे निकले। तो सेक्युलरिज्म इज द मॉडर्न वैल्यूज, धर्मनिरपेक्षता, रूल ऑफ लॉ, है ना, इक्वल बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कायदेसमोर सगळे समान। ठीक है ना? अगर आप जाओगे, कोई हिंदू घर जाएगा और बोलेगा कि सर जैसा मुझे नहीं चाहिए, तो जैसा बोलेंगे अच्छा बेटा तू आ जा। कोई मुस्लिम जाएगा, उसे बोलेंगे आ जा, क्योंकि उसे पता है ये सेक्युलरिज्म, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, दिस इज अ मॉडर्न वैल्यू। उसके बाद अजून कोणती मॉडर्न व्हॅल्यू आहे? सेक्युलरिझम एक मॉडर्न व्हॅल्यू आहे, धर्मनिरपेक्षता ही एक मॉडर्न व्हॅल्यू आहे। त्याच्यानंतर अजून कोणते मॉडर्न व्हॅल्यू असतात? रिपब्लिक, रिपब्लिकचा अर्थ सांगतो काय? ऐसा 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 है क्या कि मोदी का लड़का होगा या फिर सोनिया गांधी का लड़का होगा वही जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहेगा, है ना? हर 5 साल बाद उसको चुन के आना पड़ेगा, हर 5 साल बाद। जब साहब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो खुद को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि यार जिंदगी भर में मैं रहूंगा, नहीं, फिर से 5 साल अगर अच्छा काम करोगे तो लोगों के बीच में जाके चुन के आना पड़ेगा। वो दिन चले गए। तो इंडिया इज द रिपब्लिक इन नेचर, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, कि जो हेड होगा स्टेट का वो इलेक्टेड रहेगा। नाउ द्रौपदी मुर्मू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी बिलोंग टू ट्राइबल वुमन। ट्राइबल कम्युनिटी से आती है ना, ट्राइबल। देखो क्या है ना, मीडिया अलग चीजें दिखाती है, मीडिया अलग चीज दिखाती है और इंडिया अलग चीज पे चलता है। मीडिया कैसा है, टीआरपी चाहिए होती है ना? लोग अगर पूछे कि भाई देखो कितना प्यार से हो रहा सब चीजें, तो कोई देखेगा? नहीं देखेगा ना। सीरियल भी वही देखते हैं जहां पे चिल्लाहट हो रही है, मारामारी हो रही है ना, कुछ तो भी थ्रिलर है वही दिखाते हैं। देखो, इंडिया इज अ कंट्री वेयर 80% पॉपुलेशन इज हिंदू, अराउंड 14% पॉपुलेशन इज मुस्लिम, 14-16 आगे पीछे, अराउंड 1% पॉपुलेशन इज बुद्धिस्ट, 1% सिख, अलग अलग हो सकता है। ठीक है? मनमोहन सिंह, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स। अब्दुल कलाम, उसके पहले भी 2-3 मुस्लिम प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो फॉर 15-20 ईयर्स। जवाहर सिंह, सिख अगेन, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर किसी को प्रेसिडेंट बनाया। दीज आर द मॉडर्न वैल्यूज, ये मॉडर्न वैल्यूज है। अब्दुल कलाम, ये मॉडर्न वैल्यूज है कि हमारे स्टेट का हेड कोई भी बन सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। रिलीजन कोई भी हो, हमारे स्टेट का हेड कोई भी बन सकता है। दिस इज द मॉडर्न वैल्यू। ठीक है? सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, सॉवर्निटी, जो भी होगा, सार्वभौम। याच्या पहिले कसं होतं, बाउंड्रीज नव्हत्या, आक्रमण करायचे जिंकायचे। आता बाउंड्रीज आहे, त्या टेरिटरीमध्ये एक लॉ आहे,
गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने पास केलेला लॉ अमेरिकेचा सिटीजन फॉलो नाही करणार, है ना. गुजरातने जर लॉ काढला असेल तर महाराष्ट्र, जर पार्लमेंटने पास केला असेल तर महाराष्ट्राचा व्यक्ती ऐकेल. पण गुजरातच्या सरकारने गुजरातच्या लोकांसाठी काही लॉ बनवला असेल तर महाराष्ट्राला काय ऐकणार नाही. सार्वभौम, त्याला म्हणतात सॉव्हर्निटी. ठीक आहे, ह्या सगळ्या मॉडर्न व्हॅल्यूज आहेत. तो नाउ विल डिस्कस हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स. हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स. आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, काही पण विचारायचं असेल. देखो हर चीज है ना उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है. इंडिया में, दुनिया में हर चीज. पर्सनल इज पॉलिटिकल नाम का एक कोट है. पर्सनल इज पॉलिटिकल. हमें पता भी नहीं चलता एज्युकेशन हमें कैसे रेसिस्ट बना रहा है. रेसिस्ट म्हणजे काय, काळ्या आणि गोरामध्ये भेदभाव करणारे रेसिस्ट. ठीक आहे ना. एखादा व्यक्ती काळा असेल, एखादा गोरा असेल. देवानी बनवले दोनच कलर आहे, काळा गोरा, आणि एखादा सावळा असेल बिचारा मधातला. ठीक है, दो ही कलर है. लेकिन हम क्या बोलते, कभी रेसिस्ट नहीं होना चाहिए. लेकिन बचपन से एक पोएम पढ़ी होगी, लहानपणीपासून एक कविता शिकवता शाळेमध्ये, गोरी गोरी पान फुलासारखी छान दादा मला एक वहिनी. सुना है, कभी सुना है. तो एक लड़की उसके भाई को बोल रही है कि दादा गोरी गोरी पान फुलासारखी छान दादा मला एक वहिनी. मतलब वो खुद के भाई को बता रही है कि दादा अगर मेरे लिए भाभी लाएगा तो गोरी ही होना और सुंदर ही होना. व्हाट अबाउट द ब्लैक वुमन. अगर वो गाना बोलने वाली लड़की अगर ब्लैक है तो वो क्या बोलेगी. फिर से वही सुनो, मतलब रेसिज्म हमारे माइंड में बचपन से स्लो पॉइजनिंग की तरह इनकलकट करके आता है ना. माहिती नाही ना कसं म्हणाल, ऑब्विसली माहितीच नाही. गाणं म्हणण्यासाठी म्हणतोय पण इट इज अ रेसिस्ट सॉन्ग. की एक बहीण तिच्या भावाला सांगते की दादा मुलगी ही गोरीच पाहिजे, बहिणी ही माझी गोरीच पाहिजे. लहानपणीपासून या गोष्टी. एव्हरीथिंग इज पॉलिटिक्स. रिलेशन, फॅमिली रिलेशन, एव्हरी पर्सनल इज पॉलिटिकल. प्रत्येक पर्सनल गोष्टी पॉलिटिकल राहते. हे तुम्ही आहे, तुमची गर्लफ्रेंड है समझो, एग्जाम्पल. बहुत प्यार है दोनों में, है ना. शादी हो गई शादी, बहुत अच्छे से रह रहे हो दोनों भी. ठीक है, कुछ दिन हो गए, आपका सन हो गया. ठीक है. आता प्रॉब्लेम कसं झाला, पहिल्या दोघांची अलायन्स होती. अलायन्स समजते ना, अलायन्स होती, देवर इन लव. ठीक है, पहले थी, अभी बच्चा हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बच्चा बड़ा हो गया. वो क्या बोलता है उसके पिताजी को, आपको तो कुछ समजता है नहीं. आई पण काय म्हणते, हो त्यांना पहिल्यापासूनच काही कळत नाही. पिताजी बेचारे अकेले पड़ गए. इन दोनों की अलायंस हो गई. इन दोनों की अलायंस हो गई. पिताजी कुछ बोल भी नहीं पाते. हाँ आपको तो कुछ समजता ही नहीं. बच्चा भी बोलता है की आपको कुछ समजता नहीं. मम्मी बोलते हा तुझ्या वडिलांना लहानपणापासून काय समजत नाही, म्हणजे पहिल्यापासूनच काय समजत नाही. बेचारे पिताजी अकेले पड़ गए. अब ये भी किसी लड़की के प्यार में गिर गया. इसकी भी शादी हो गई. ये दोनों आ गए अभी. ठीक है, इसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई. अब तक किसकी इसकी अलायंस थी, पिताजी की, सॉरी पिताजी अकेले पड़े हुए थे बेचारे, मम्मी और बच्चे की. अब ये लड़की क्या बोलेंगी इसको, तुझे आहे तुमची आई बघा ना कशी करते, त्रास देते मला. हा मुलगा पण आई अशी काय करते का तू. फिर से दूर जाएगी. पिताजी तो अकेले है बेचारे. फिर से मम्मी इधर आएगी पिताजी के पास. ये पर्सनल इज पॉलिटिकल. हर चीज पॉलिटिकल है. सिर्फ आपको डॉट ढूंढना है. अभी घर पे जाके मत बोलना कि सर पापा ये टीचर भी बोलेंगे क्या पढ़ा रहे तुम्हारे टीचर, है ना. तो पर्सनल इज पॉलिटिकल. हर चीज पॉलिटिकल है. रिलेशन में हर चीज पॉलिटिकल है. हर चीज के पीछे एक रीजन होता है. हिस्ट्री में वही रीजन आपको ढूंढना है. कंटेक्स्ट बताना वाला था ये कि हिस्ट्री में हर चीज का एक रीजन है. ब्रिटिशर्स कुछ भी कर रहे हैं ना तो उसके पीछे एक रीजन है. कोई कुछ भी करता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है. वही हिस्ट्री है. वही डॉट्स हमें ढूंढने पड़ते हैं, तभी जाके हिस्ट्री समझ में आती है. व्हाई हिस्ट्री इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. हिस्ट्री डिफिकल्ट मतलब समझ में क्यों नहीं आती. हिस्ट्री याद रखने में क्यों डिफिकल्ट होती है. ऑब्वियसली फैक्ट्स जो है तो फैक्ट्स तो रटने ही पड़ते हैं ना. कौन सी मूवमेंट में कौन सी लीडर थे, कहाँ से हुई थी, वो तो रटने पड़ता है. लेकिन व्हाई हिस्ट्री इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, क्योंकि हिस्ट्री आपको लिखनी है डिस्क्रिप्टिव में. हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स है ना, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. एक इवेंट एक टाइम पे नहीं हो रहा. अभी आपके लाइफ में है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, एक दिन ब्रेकअप हो रहा है, अगले दिन यूपीएससी की पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम भी नजदीक आ गई है, ये भी एग्जाम नजदीक आ रही है, पिताजी घर पे बोल रहे हैं फेल होते जा रहा है, मम्मी पैसे नहीं दे रही है, ठीक है, दोस्त तकलीफ में है. सब साइमल्टेनियसली बहुत सारे इवेंट आपकी लाइफ में हो रहे हैं. तो हिस्ट्री में भी बहुत सारे इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. गांधी जी 1915 में इंडिया में, 1915 में गांधी जी इंडिया में आए. तो इसका मतलब ये था कि 1915 से सब फाइट करना शुरू कर दिया. उसके पहले सब खाली बैठे हुए थे नहीं ना.
उसके पहले तिलक थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, अरविंद घोष थे, सारी चीजें थे ना, लोग फाइट कर रहे थे। 1884 कांग्रेस आई थी, फाइट करना शुरू था, बहुत सारे इवेंट साइमल्टेनियसली चालू थे, कभी भी कोई भी इवेंट तुरंत खत्म नहीं होता है। मैंने क्या बोला था, 1707 विद द डेथ ऑफ औरंगजेब डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्टेड। क्या हुआ, मुगल का डिक्लाइन 1707 1707 से डिक्लाइन शुरू हुआ, खत्म हुआ 1857 पे। मतलब 150 साल तक उनका सिर्फ डिक्लाइन ही शुरू है, 150 साल तक सिर्फ डिक्लाइन शुरू है, सोचो आप। तो पेड़ खत्म नहीं होते रहते, कोई भी डायनेस्टी है ना, खत्म नहीं होती जल्दी। हम क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हुई, नहीं, कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू है। इफ यू टेक द पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शन ना, पॉलिटिकल साइंस में आईजीपी नाम का एक पोर्शन होता है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है ना, पॉलिटिकल साइंस में आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में सब्जेक्ट है। तो पेपर 1 दो पेपर होते हैं ना ऑप्शनल, पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 में सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में आईजीपी है, उसमें सारी पॉलिटिक्स भरी हुई है, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, राइज ऑफ बीजेपी, अदर पार्टी, सारा इंडिया का सोसाइटी का स्ट्रक्चर, सारी चीजें इसमें डिफाइन है। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, सोचो कांग्रेस इतनी बुरी कंडीशन में भी पूरे कंट्री के 12 करोड़ वोट, 12 करोड़ उनके पास है वोट्स, 12 करोड़ वोट्स उनके पास है। अभी प्रॉब्लम यह है, दिक्कत, कांग्रेस खुद जीत नहीं सकती और किसी को जीतने भी नहीं देगी। प्रॉब्लम 12 करोड़ वोट तो खा के बैठी है पार्टी। अभी कौन सी पार्टी है इंडिया में जो बीजेपी को टफ देगी नेशनल लेवल पे? कोई नहीं है ना। कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही, और कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही, खत्म भी नहीं हुई है। और खत्म होगी तो उसकी जगह कोई और आएगा, लेकिन खत्म हुई नहीं, खुद 12 करोड़ वोट लेके बैठी है, ये वोट ले रही है, ये जीत रही है, समझ लो, यही होता है। पर यही चलते रहते हिस्ट्री, दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे इवेंट्स होते जा रहे हैं, आपको इवेंट क्लब करना पड़ेगा कि ये इवेंट हुआ, उसके पीछे क्या किया है, उसके पीछे क्या हुआ है। जैसे 1904 की अगर बात करूं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सारी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, यूनिवर्सिटी एक्ट। अभी यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो स्कूल की पढ़ाई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, स्कूल की पढ़ाई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। लेकिन उसके पीछे एक रीजन है, 1903 में ब्रिटिशर्स लोगों ने, 1904 में ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर रखा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे हम 1905 में, 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे। तो 1904 में लोगों ने बता दिया ब्रिटिशर्स ने कि अगले साल हम पार्टीशन ऑफ बंगाल करने वाले। तो स्कूल में क्या शुरू हुआ, कॉलेजेस में शुरू हुआ, यार पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला है, हमें कुछ तो भी करना चाहिए, कुछ तो भी करना चाहिए, कुछ तो भी करना चाहिए, तो इस पे बैन लगाओ। यूनिवर्सिटीज में जो लोगों की आवाज है उसको दबा दो। 1905 के पीछे ये रीजन है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, ये समझना जरूरी है। साइमन कमीशन 1920 जहां पर लाला लजपत राय मरते हैं, ठीक है, उसके पीछे 1919 का एक्ट है। हर चीज के पीछे रीजन, वो रीजन हमें पकड़ना है। हिस्ट्री इज वेरी इजी, सीधे 100 मार्क्स आते हैं, 125 मार्क्स की हिस्ट्री आती है मेंस में, 125 मार्क्स सीधे आते हैं ना। करंट अफेयर्स आपको ऐड करना है, करंट क्या ऐड करोगे, हिस्ट्री तो हिस्ट्री हो चुकी है ना, हिस्ट्री दैट इज हिस्ट्री, करंट कुछ ऐड करना नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ लो, आप लक्ष्मीकांत मिक्सर में डालो, उसको बोर्ड की पी लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, हार्डली यू कैन सॉल्व 2 और 3 क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि जब तक आप न्यूज पेपर नहीं पढ़ोगे रोज, जब तक आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे नहीं रोज, तब तक आप सवाल लिख ही नहीं सकते हो सवाल का जवाब। क्यों? क्योंकि आपको करंट इंफॉर्मेशन सारी याद होना। जैसा सेक्शन 498 है, सेक्शन 498 ए, अभी मैं यूपीएससी के बच्चों को पेपर चेक कर रहा हूं, मेरे पास कॉपी होगी, ठीक है, उससे एक सवाल आया हिजाब पे। तो आप जब तक हिजाब पे क्या लिखोगे, लक्ष्मीकांत में कहा हिजाब का मेंशन है? अरे लक्ष्मीकांत जब लिखी थी तब हिजाब का इशू आने का था, इशू तो रोज आ रहे हैं ना। तो इस पे क्या क्या लिखोगे आप? एक तो आप जो भी आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 और 28 है, रिलीजियस राइट है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज की बात करोगे कि कॉलेज में यूनिफॉर्म सेम चाहिए। उसके बाद आप बिहार हाईकोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, वो वर्डिक्ट बताओगे। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने आपके हिजाब के बारे में क्या वर्डिक्ट दिया है, उसके ऊपर आपको जवाब फ्रेम करना होता है। दैट इज व्हाई करंट अफेयर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोई भी सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर्स, केक होता है ना ब्रेड के ऊपर एक क्रीम होती है, वो क्रीम है करंट अफेयर्स। जब तक आपको करंट अफेयर्स पता नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन के जवाब आप लिख नहीं सकते हो। करंट अफेयर फैक्ट्स आर वेरी मच नेसेसरी। जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सेक्शन 498 ये सेक्शन है डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली, भाई
सेक्शन 498 इज वेरी डिफिकल्ट। सेक्शन 498 अगर लगा ना तो बंदा तो गया। उसके ऊपर सेक्शन 498 डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस इतना खतरनाक है कि लड़की ने अगर डोमेस्टिक वायलेंस की केस डाली तो आप प्रूव भी नहीं कर सकती कि मैंने किया नहीं, क्योंकि उसमें क्लॉज इतने मतलब वेग क्लॉज है। देखो क्लॉज बताता हूँ, सेक्शन 498 के क्लॉज बताता हूँ कि क्या क्या चीज पे आपके ऊपर केस लग सकती है डोमेस्टिक वायलेंस की। पहला इमोशनल टॉर्चर, उसके बाद वर्बली अब्यूज, मतलब आप प्यार से भी पागल बोलोगे ना, उसने अगर बोल दिया देखो मुझे वर्बली अब्यूज किया है तो बात खत्म, कुछ नहीं प्रूव नहीं कर सकते आप बात। उसके बाद यूटीजिंग, आप दूसरे से देख भी नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो सेक्स वगैरह तो अलग चीज है, ठीक है, वो तो अलग ही चीज है। मैरिटल रेप, ठीक, मैरिटल रेप ये चीज कैसे प्रूव करोगे आप? एक चीज प्रूव ही नहीं कर सकते हो, कोर्ट के जाना कैसे प्रूव करोगे? वो तो बोलेगा नहीं यार मेरा कंसेंट तो था ही नहीं। मैं इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे रोज बोलते थे तू पागल है तू पागल है तू पागल है, लेकिन वो जज साहब के सामने वो बंदा कैसे बोलेगा यार मेरे साथ प्यार से बोल रहा था? कैसे बोलेगा? वो तो बोल के नहीं मुझे तो हर्ट होता था ना, मुझे तो दिमाग में लगता था कि मैं पागल हूं। लग गया 498। तो सुप्रीम कोर्ट वही बोला कि यार इतना मिसयूज मत करो, क्योंकि पिछले साल 16,000 केसेस ऐसे आई है जो डोमेस्टिक वायलेंस की फाइल हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने कि डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज होना शुरू हुआ है, गर्ल्स आर मिसयूजिंग डोमेस्टिक वायलेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट ऑब्जर्वेशन दिया लोगों को, ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको लिखने पड़ते हैं तभी सवाल के जवाब बनते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई करंट अफेयर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अलोंग विथ हिस्ट्री। नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीड हिस्ट्री, है ना, ठीक। बुक्स वगैरह में सारी चीजें आपको पता लग जाएगी क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं, लेकिन हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे है बहुत सारी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बुक्स पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ना कैसे या कैसे रखना अगर पता नहीं हो तो इट इज यूजलेस है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछो आप बिंदास, कोई भी। मैं मेंटरशिप भी करता हूँ, हैबिटेट करके एक डेली, उनके लिए मैं मेंटरशिप का काम भी करता हूँ डेली। न्यू दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं मेंटरशिप करता हूँ। तो बच्चों का वही प्रॉब्लम है, सैलरी मुझे देते हैं 30-40,000 महीने की पर मंथ, और मेरा काम एक ही है, फोन आते हैं मुझे बच्चों के, मतलब मुझे बच्चे अलॉट किए जाते हैं, जो मेंटर होता है उन्हें बच्चे अलॉट किए जाते हैं 30-40 बच्चे, तो साल भर के लिए। तो एक ही काम होता है, वो कॉल करते हैं और तकलीफें पूछते हैं, लेकिन पढ़ाई के बारे में छोड़ के बाकी सारी चीजें पूछते हैं कि सर ये कोई रोता है कोई क्या करता है। लेकिन मतलब द कंटेक्स्ट ऑफ द थिंग इज कि यूपीएससी की पढ़ाई करते हो आपको बाकी के प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं। पढ़ाई कैसी करनी है तो सारे लोग बताएंगे, लेकिन हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ये कोई नहीं बताएगा। क्या हुआ? हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ये कोई नहीं बताएगा आपको। दैट इज व्हाई यू नीड वेरी मेंटल स्ट्रेंथ। आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, लोग आपको प्रेशर डालेंगे, एक साल हुआ नहीं कि बोलेंगे हो गया नहीं क्या कलेक्टर हुआ नहीं क्या अब तक हुआ नहीं। फैमिली से ज्यादा आजू बाजू के लोग, ऊपर से अगर आप इफ यू आर वुमन घर वालों से शादी का प्रेशर, पहले ही बोल के जाते कि भाई एक साल दूंगा, अरे एक साल में एक ही बार एग्जाम होती है। ऊपर से अगर प्रीलिम पास हुई तो मेंस उसके 4 महीने, अगर इंटरव्यू हुआ तो पूरा 1.5 साल की प्रोसेस है। घर वाले पहले बोलेंगे एक साल, तो एक साल में कैसे होगा? नहीं होगा। आई एम लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स मेन, यूपीएससी के मामले में थोड़ा लड़कों की तरफ ज्यादा झुकाव जा रहा हूं, क्योंकि लड़की शादी कर लेगी, लड़की अगर यूपीएससी नहीं हुई तो शादी कर लेगी, लड़कों की शादी भी नहीं होती, कोई लड़की भी नहीं देता, उम्र निकल जाती, जॉब करने की इच्छा नहीं होती, तो पर्सनल लाइफ की तो लगती करियर की अलग से लगती। तो भाई पढ़ाई वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन इज द बेस्ट सिलेक्शन, याद रखना चाहिए। गर्लफ्रेंड बना बॉयफ्रेंड बना कुछ बना, लेकिन सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन इज द बेस्ट सिलेक्शन। हमारे नूर सिद्दीकी सर ने कश्मीर की लड़की से शादी की, कश्मीर की लड़की है वहां से शादी की, उनके घर वाले भी नहीं बोलते थे, इनके घर वाले भी नहीं बोलते थे, ये आईपीएस ऑफिसर। तो फिर हो गए, मंडप में बुला दिया, सबको पता चला, उनके घर वालों को, उसके घर वालों अरे शादी है, लेकिन आप पावर पे हो ना अपनी चीज, ठीक है, यही सारी चीजें होती है। तो कश्मीर में पहले वो था ना कि अगर किसी और से शादी करते तो वहां की सिटीजनशिप चली जाएगी, अभी तो इशू दिक्कत खत्म हो गई, ठीक है। तो नाउ विल अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले होती मूवमेंट्स,
अलग अलग मूवमेंट्स निकलते हैं ना, जैसा मूवमेंट साइमन कमीशन पे कोई रोल एक मूवमेंट निकली है, जैसा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट है, तो कोई भी मूवमेंट आप पढ़ रहे हो तो मूवमेंट कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले वाई, क्यों पढ़नी है, मतलब मूवमेंट क्यों निकली है। जैसा अगर कोई प्रोटेस्ट निकल रहा है तो प्रोटेस्ट निकलने के पीछे कुछ रीजन तो होगा ना, कि ऐसा शाम को रात को सो गए और सवेरे चलो कुछ तूफानी करते हैं, चलो मोर्चा निकलते हैं, ऐसा नहीं ना, उसके पीछे कुछ होगा। जैसा फार्मर प्रोटेस्ट निकला, तो फार्मर प्रोटेस्ट के पीछे रीजन क्या था? ये फार्मर था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ था, तो उनको लगा फार्मर्स को कि यार ये हमारे खिलाफ है, दैट इज आवर प्रोटेस्ट स्टार्टेड। तो उसके पीछे रीजन, कोई भी मूवमेंट के पीछे रीजन होता है, दैट इज वाई द रीजन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद वेन, कब? फार्मर लॉ फार्म लॉ 4 साल पहले पास हुआ और मोर्चा अभी कुछ नहीं निकलेगा, कुछ फायदा है क्या? 4 साल पहले अगर चीज का एक निकला है, फार्म लॉ 4 साल पहले बनाया गया और अभी अगर आप प्रोटेस्ट निकालोगे तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? आप अब तक सोए थे, आप अब तक सोए थे क्या? नहीं ना। तो वेन, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वेयर, उसके बाद वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ पे हुआ? चंपारण, बिहार, चौरी चौरा, मूवमेंट्स की जगह होती है ना। मराठा रिजर्वेशन मोर्चा, मराठा रिजर्वेशन महाराष्ट्र में था, हरियाणा में क्यों निकला हुआ है? अगर यूपीएससी में पूछा, मेरे वक्त की बात होता, जब मैं मेन सीख रहा था ना 2 साल पहले, तो हमको सवाल पूछा गया था जय भवानी पे, ठीक है, जय भवानी भवानी पे सवाल पूछा गया था, आर्ट एंड कल्चर का सवाल था। कॉन्फिडेंस देखो, बताता हूँ, हिस्ट्री में भवानी पे सवाल पूछा गया था 2018 के बाद। तो महाराष्ट्र के बच्चे थे, हम ये सीखते थे ना, मतलब रहते हैं ना, जब दिल्ली में जाओ कुछ भी जाओ, इंडियन पीपल है ना, कभी सुधरते नहीं। जो पहले अपने पास का है उसे पकड़ लेंगे, दिल्ली में जाके ढूंढने का कौन मराठी बोलता है, ये इधर आने के बाद पहले ढूंढेगा कि अपने कास्ट का कौन है, कास्ट में ढूंढेगा कि अपना रिश्तेदार कौन है। मेरा भाई एक सिलिकॉन वैली में रहता है, यूएसए में, मतलब ही इज देयर फॉर 2.5 years, 2.5 साल के लिए था। तो सबसे पहले वहां पे गया हो तो उसका पार्टनर कराची का था, नहीं सर इस्लामाबाद का था। तो यार ऑब्वियसली पता है ना कैसे एनवायरमेंट है यार, इंडिया पाकिस्तान। तो अब उसने मुझे कॉल किया कि यार गोपाल, मेरा पार्टनर है ना पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का। तो उन्होंने बोला देख भाई यार थोड़ा ध्यान से, तो ऐसा ना पता चले कि मैच हार गए, तू उधर के उधर ही गायब। तो जब घूमने गया तो घूमने पूरा पार्टीशन ऐसा, इधर इंडिया के दीवार पे झंडे, इधर पाकिस्तान के दीवार पे झंडे। लेकिन अभी उसका बेस्ट फ्रेंड है, इतना बेस्ट फ्रेंड है कि एकदम खतरनाक, एकदम जिगरी दोस्त है। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो गया, इंडिया पाकिस्तान एक? बोले एक बात बताओ वो कल, जब यूएसए में गए ना बोले, तो यूएसए में इंडिया वालों को भी गाली देते वो लोग और पाकिस्तान वाले को गाली देते, तो गालियां खाने वाले एक हो जाते, समझ रहे हो? अरे रेसिज्म है ना वहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान वालों को व्हाइट ब्लैक करते हैं ना, तो वी आर सुप्रीम पीपल, हम वी आर ब्लैक पीपल। तो जब व्हाइट लोग गालियां देते ना बोले, सब लगता बोले चलो अपना भाई अपनी जैसी बात करता है, अपनी जैसी गालियां देता है, अपनी जैसे सोचता है, तो यही अपना भाई है। तो कसं असं माणसं नीट जे असतात ना, त्या वेळेनुसार बदलत असतात, जगह जगह पे हर चीज चेंज होती है। नाउ ही इज बेस्ट फ्रेंड, हामिद करजाई नाम है उसका, बहुत बहुत जबरदस्त फ्रेंड, सारी चीजें लाके देता हो खाने के लिए, ये भी बेचता मसाले, क्योंकि उधर मसाले मिलते नहीं बुड्ढे के वगैरह, ठीक है। तो वो जबरदस्त फ्रेंड। अगर हम मेरे मासी वगैरह का ये तो पूरा, अगर इसको छुट्टी नहीं तो पूरा यूएसए वो घुमाएगा। अगर उसके रिलेटिव है तो वो नहीं भी रहा वहां पे, तो कार्तिक है ना, तो वे कार्तिक घुमा देगा, कोई जरूरत नहीं। तो टाइम टाइम पे चीजें बदलती रहती, ठीक है। तो वेयर, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पार्टिसिपेशन, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब हिस्ट्री की बात करें तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, है ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब इसमें सोसाइटी डिवाइड थी। तो पार्टीशन किन की तरफ से आए? जैसा पार्टीशन में वुमेन्स, यूथ, जमींदार, प्रिंसली स्टेट, हिंदूज, मुस्लिम्स, ठीक है, इन सबका पार्टिसिपेशन मूवमेंट में था कि नहीं था। अगर एग्जांपल दो 1857 रिवोल्ट का, 1857 का उठाओ जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेशन अंडर मुगल हेड बहादुर शाह जफर। मतलब सोचो पहले 200 साल मुगल के साथ झगड़ा किया, 1857 में जब रिवोल्ट किया अपराधियों के साथ, तो किसके अंदर किया? सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, बहादुर शाह जफर एक बड़ा बैठा था बेचारा, चल रहा था उसकी जिंदगी कुछ तो भी,
1707 से लेके 1857 तक मुगलाई चल रही थी। उसको जबरदस्ती बना दिया मोर्चे का हेड कि भाई तू लड़ हमारी तरफ से। ब्रिटिश ने तब से मुगल खत्म ही कर दिया वहां से, ठीक है, खत्म हो गए मुगल थे, खत्म हो गया वहां से, उसके अंदर में आ गए। सोचो सारे प्रिंसेस सेट मराठा झांसी सब किसके अंडर में आ गए? मुगल किंग के। तो टाइम और प्लेस डिफाइन करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, टाइम और प्लेस डिफाइन करते हैं। तो 1857 का रिवोल्ट है, तो वहां पे जमींदार भी इन्वॉल्व हुए, मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व हुए, हिंदूज भी इन्वॉल्व हुए, यूथ भी इन्वॉल्व हुए और वुमन भी इन्वॉल्व हुए। हर चीज की अलग अलग चीज। तो मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट किसका है? मराठा रिजर्वेशन मोर्चा है, कोई और कास्ट का जाएगा क्या वहां पे? अरे मोर्चा रिजर्वेशन किसके लिए मांग रहे हो? मराठा के लिए मांग रहे हो, फिर और कोई जाएगा क्यों? नहीं जाएगा ना। हर किसी का अलग अपना अपना क्या है, मेरे कास्ट के लिए मांग मैं जाऊंगा, है ना। हर किसी का डिमांड अलग होती है। तो 1857 के रिवोल्ट पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। कोई भी मूवमेंट निकाली उसके बाद गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा था? जैसा ब्रिटिशर्स का रिस्पांस, साइमन कमीशन आपने मोर्चा निकाला, ब्रिटिशर्स ने धोना शुरू कर दिया, बहादुर, ठीक है, ब्रिटिश ने धोना शुरू किया। रोलेट एक्ट निकाला, आपने मोर्चा निकाला, जनरल डायर नाम का आदमी था, उसने ओपन शूट कर दिया, सबको मार दिया। आजकल वैसे होता नहीं, अगर आप मोर्चा निकालोगे तो आजकल वैसे होता नहीं ना। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या करेगी? आज का गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? अगर आप गलत चीज के लिए रिस्पॉन्स मोर्चा निकालोगे तो ऑब्वियसली लाठीचार्ज वगैरह होगा, कुछ होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, जो लीडर है आपका उसको बुलाएंगे, बात करने के लिए बैठाएंगे, भाई क्या चाहिए? रिजर्वेशन चाहिए, अच्छा एक करते, कमिटी सेटअप करते, आप घर पे जाओ, पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको नुकसान मत पहुंचाओ, सारी चीज हम करते ना, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। सो तो मूवमेंट जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो दिस इज हाउ यू नीड टू रीड द मूवमेंट, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट। और जैसे ऐसा अगर पढ़ोगे तो कोई भी मूवमेंट या किसी भी चीज भूलना डिफिकल्ट हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप, है ना, भूलोगे नहीं बिल्कुल। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर द थिंग्स, आपके लिए आसान हो जाएगा ऐसे अगर पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू रीड द मूवमेंट्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट पूछो, आज फक्त इंट्रोडक्शन सांगतो सगळं। नाउ उसके बाद एक करंट का टॉपिक बताता हूं, स्कीम्स रहती है गवर्नमेंट, है दोनों जरा सेम है इसलिए गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे पढ़नी है वो चीज बताता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री से गवर्नमेंट स्कीम से शिफ्ट इसलिए हुआ कि वही क्राइटेरिया में पढ़नी होती है, तो गवर्नमेंट स्कीम है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल अलग अलग, ठीक है। एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ यूपीएससी के बच्चों के लिए बताता हूँ, जैसा अभी एक साथ की स्कीम है वो तो अलग है। दिल्ली में इंस्टीट्यूट है जामिया हमदर्द जामिया इस्लामिया, वहां पे अगर उनकी एग्जाम आप क्रैक करते हो, उस इंस्टीट्यूट की एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो, तो 3 कैटेगरीज, एससी, एसटी, मुस्लिम्स एंड वुमेन्स, कोई भी कैटेगरी की चलेगी, मतलब वेदर शी इज एससी, वेदर शी इज एसटी, वेदर शी इज मुस्लिम, वेदर शी इज ओबीसी, वेदर एनीथिंग, ठीक है। तो एससी, एसटी, मुस्लिम्स एंड वुमेन, इनको फ्री पढ़ाते हो, मतलब पढ़ाते मतलब एक साल तक फ्री रखते हैं उनके इंस्टीट्यूट में, आप वहां पे रह के पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उनकी एग्जाम क्रैक करनी पड़ती है, उसके लिए भी बहुत सारी पढ़ाई चाहिए, क्योंकि जगह कम रहते हैं, बहुत सारे पूरे इंडिया के लोग वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज स्कीम। तो स्कीम जब आप गवर्नमेंट की स्कीम आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे, किसने निकाली है स्कीम्स, है ना। देयर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है ना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने स्कीम बनाई है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यूपीएससी सबसे ज्यादा घोल इसी चीज में करती है। यूपीएससी को अगर आपको फंसाना है तो इसी चीज में फंसाएगी, जैसे मैं पूछता आपको, ठीक है, मेरी सहेली, अगर अभी तो आपको पता नहीं होगा मिनिस्ट्री क्या रहती है, लेकिन नाम तो सुना होगा, लेकिन एक स्कीम है मेरी सहेली, अंदाज लावा कोणत्या डिपार्टमेंटचे असेल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवे, गडकरी मिनिस्टर आहे, सगळे ओळखीचे सांगतो म्हणजे। सेकंड इज होम मिनिस्ट्री, कौन होम मिनिस्टर, अमित शाह, ठीक है। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री,
एस जयशंकर, ठीक है। उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री, उसके बाद वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला व बाल कल्याण, मराठी में अगर बताओ तो महिला व बाल कल्याण। मेरी सहेली, ये स्कीम कौन सी डिपार्टमेंट की होगी बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट सेकंड यही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मतलब जो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं ना बड़े बड़े टनल, वो एक है। पहली है वुमन एंड चाइल्ड, महिला और बाल कल्याण। उसके बाद बताइए मैंने होम मिनिस्ट्री, उसके बाद फॉरेन, उसके बाद रेलवे। तो अंदाज किस चीज के ऊपर जाता है? ये चीज जैसे आपने बताई, वैसे अगर जो बंदा 4 साल यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, वो भी चीज जिस अगर उसने पढ़ी नहीं होगी ना करंट अफेयर्स में, वो भी क्या बोलेगा? यार मेरी सहेली, ऑब्वियसली ऑप्शन अगर उसको दिखा मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और यूपीएससी सबसे पहले ऑप्शन वही डालेगी। लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री की स्कीम है, क्यों है? क्योंकि महिलाओं के साथ रेलवे में कुछ चोर आते हैं, उचक्के आते हैं, उनके साथ यूटीजिंग होती है। तो इन सारी चीजों का प्रोटेक्शन करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वुमेन, रेलवे में क्या होगा, 2 लेडी कांस्टेबल आएगी, हर महिला के पास हर लेडी के पास जाएगी और पूछेगी कोई तकलीफ दे रहा है क्या, आप कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं, सारी चीजें। इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन रेलवे इसके लिए बनाई है मेरी सहेली, यही चीज होती है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रीड। आपको पता होना कि कौन सी मिनिस्ट्री है, और आप 4 साल इसमें पढ़ाई कर रहे होगा ना। अगर आपने पढ़ी नहीं होगी तो जैसा आपने आंसर दिया, मैं भी अगर पढ़ूंगा नहीं तो मैं भी सेम आंसर दूंगा, ठीक है। दैट इज व्हाई मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एग्जांपल देता हूं, 4 धाम प्रोजेक्ट, 4 धाम, 4 धाम प्रोजेक्ट जो रहता है कल्चर वगैरह का, इसकी मिनिस्ट्री बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ द अबव। मारो तुक्का, कौन सी होगी? तुक्का मारो, मैं बताऊंगा। 4 धाम, 4 धाम है ना इंडिया में, रोड ट्रांसपोर्ट। आपका आपका क्या कहना है? डिफेंस। अच्छा देखो, कल्चर किसी ने बोला? हाँ अच्छा, इसके वजह से ये नहीं बोला आंसर, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करेक्ट आंसर। लेकिन कल्चर भी बोल सकते हैं ना, मतलब 4 धाम प्रोजेक्ट कल्चर, 4 धाम ये है ना, 4 धाम अलग अलग जगह है ना, तो वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट बनाना था, रोड से जोड़ना था एक दूसरे को, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और एक स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लिख रहा है ना आपको? आपको लिखा है? इधर लिखो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। मुली बचाओ मुली जगाओ, बहुत जगह सुना हुआ, स्कूल पे दीवारों पे लिखा हुआ, कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली केयर, फैमिली वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सॉरी नन ऑफ द अबव। कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दोनों भी सही है, तीनों भी सही है। बेटी बचाओ, कौन बचाएगा? हेल्थ बचाएगा ना, कौन पढ़ाएगा? किससे रिलेटेड है? ये है यूपीएससी का फंडा। ऐसे ही यूपीएससी सबको फंसाती है। ऐसा नहीं कि पहले बार आप पढ़े हो तो आप तुक्का मार रहे हो, नहीं, 4 बार पढ़ोगे ना
4 बार पढ़ने के बाद सिर्फ आपको ये कहेगा कि लॉजिक डेवलप होगा कि यार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पढ़ाएगा कौन? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। बचाएगा कौन? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और बेटी है तो वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का काम करेगा। तो ये लॉजिक डेवलप होता है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तब। आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा था, ठीक। तो दैट इज व्हाई मिनिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड, टाइप ऑफ स्कीम। देखो टाइप ऑफ स्कीम में एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अभी फर्क होता है इसमें। देखो टाइप ऑफ स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर में क्या होता है? स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर प्रमोट करते हैं ना। मैं आऊंगा, जैसे मेरे कॉलेज में अगर कुछ इवेंट है तो मैं आपके पास आऊंगा, आपका बिजनेस है सर, आप स्पॉन्सर करो कुछ, फिर आप दे दोगे, जा भाई 11 रुपए लेके जा, 1 लाख रुपए लेके जा, कुछ भी, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। कौन? 100% गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्पॉन्सर कर रहा है कि भाई काम करो, आप 50% डालो, है ना, हम 50% डालते हैं, हो गई। ये रेशो चेंज हो सकता है, ये रेशो चेंज हो सकता है। अगर बताओ एक हाईवे बनाना है, जैसा समृद्धि महामार्ग, पता है ना, समृद्धि महामार्ग में 50-50 है, 60-40 है। 60% दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% दे रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ये रेशो चेंज होता है। कहीं पे रेशो 80-20 रहता है, कहीं पे रेशो 90-10 रहता है। अभी चेंज क्यों होता है? नहीं, एक स्टेट को 60-40 में दे रहे, दूसरे स्टेट को 80-20 में दे रहे, तीसरे स्टेट को 90% 90-10 में दे रहे, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, 10% आप दे दो भाई, चलो। एक स्टेट को, महाराष्ट्र जैसे स्टेट को बोले 50% तुम दो, तो अत्याचार नहीं हुआ महाराष्ट्र पे? हाँ राइट। अब मुझे बात बताइए, समृद्धि महामार्ग बनाया आपने, आप टोल लगा सकते हो, महाराष्ट्र के लोगों के पास पैसा भी है। अगर वो 4 व्हीलर वहां से लेके जा रहा है, जो बंदा 10 लाख की 4 व्हीलर लेके जा रहा है, 150 रुपए टोल भर ही सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे बात बताओ, महाराष्ट्र के पास पैसा है, महाराष्ट्र दे रहा है, लेकिन मेघालय, नागालैंड, हिमाचल, त्रिपुरा, अरुणाचल, इनको भी फंड, इनके पास तो पैसे कम है और रोड की जरूरत नहीं, क्या सबसे ज्यादा रोड की जरूरत तो वहां पे है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी वहां पे, रोड होना ताकि हमारे लोग वहां पे जा सके, ठीक है, आर्मी जा सके जल्दी, नेवी जा सके, एयरफोर्स जा सके, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यार उनके पास पैसे ऐसे भी नहीं है। अगर मुझे बात बताओ, 150 रुपए टोल है, अब नागालैंड में रोड बांध दो, 150 रुपए टोल देगा कोई? फिर यहाँ पे अगर 1 लाख करोड़ का अगर रोड बांधना है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो यही पे भी कॉस्ट तो लगने वाले ना, तो पैसा कौन देगा? उनके पास तो है नहीं। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई चलो ठीक है, जरूर तो है, 90% हम देते, 10% आप दे दो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं। तो दीज आर द टाइप ऑफ स्कीम। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें स्पॉन्सर्ड करते हैं पैसा, है ना। सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एग्जांपल दूं तो पीएम किसान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, कौन कौन है फार्मर आपके? आप फार्मर हो? आप ये तो बात सुनी होगी, हर साल 6,000 मिलते हैं फार्मर को, हर साल 6,000 मिलते हैं फार्मर को, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ। एक स्कीम है, उसका नाम है पीएम किसान निधि, ठीक है। पीएम किसान निधि स्कीम है, तो स्कीम में क्या होता है, हर साल 6,000 मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 टप्पे, मतलब 2-2 हजार, और पूरे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट 1 रुपया में देता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रली सेक्टर स्कीम। समझ गया, फर्क समझ गया? ओके, पूछिए। आपको समझ आ रही है ना सारी चीजें? ठीक है। टाइप मिनिस्ट्री हो गई, टाइप ऑफ स्कीम हो गई, उसके बाद होती है टारगेट, एम और ऑब्जेक्टिव।
स्कीम निकाली। तो ऐसे तरह ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा यार चलो बहुत दिन हो गए स्कीम में निकाले हैं तो स्कीम निकाल लेते हैं। तो एम होता है, कोई भी स्कीम का एम होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, टास्क टू परफॉर्म। कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करते हैं तो उसका एक टारगेट होता है, किसके लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्कीम है जामिया हमजा जामिया ऐसा नहीं हो मुस्लिम एससी ये लगते हैं, तो क्यों लगते हैं कि इन ऑर्डर टू वुमेन एम्पावरमेंट, वो जो बैकवर्ड क्लास है उनको एम्पावर करने के लिए, उनका भी रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विस में बढ़ने के लिए उनको स्कीम है। जैसा एकलव्य स्कीम है, एकलव्य स्कीम 100% सिर्फ एससी लोगों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, क्योंकि ट्राइबल लोग भी मेन स्ट्रीम में आए इसके लिए स्कीम है। कुछ कुछ स्कीम होती है जो सिर्फ वुमेन्स के लिए होती है, सिर्फ वुमेन्स के लिए। कर्जा भी वुमेन्स को मिलता है, एग्जाम्पल पीएम आवास, पीएम आवास घर मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो घर सिर्फ औरत के नाम पे मिलेगा, मर्द के नाम पे घर नहीं मिलेगा, औरत के नाम पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको फील होना चाहिए एम्पावरमेंट, क्या मेरे नाम पे घर है, कोई दादागिरी नहीं कर सकता है, मेरे नाम पे घर है। तो इन ऑर्डर टू एम्पावर, तो ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है किसी भी चीज का कि क्या करना है उससे इम्प्रूव, है ना। तो ये होता है एम ऑब्जेक्टिव। उसके बाद टारगेट, कब तक अचीव करना है। किसी भी एग्जाम में टारगेट रखा होगा यार मुझे यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करनी है, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करनी है, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर करनी है, या फिर 5 साल में लग जाए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो टारगेट होता है ना हर चीज का। जैसा फार्मर की इनकम डबल करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था 2022 तक, है ना। वैसे कोई भी स्कीम का एक टारगेट होता है कि भाई इतना तक पूरा करना है, तो होता है टारगेट, ठीक है। उसके बाद होता है फंड। फंड कौन देगा? अभी इंडिया में इतने सारे जगह 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ के रोड बन रहे हैं। इंडिया में सिर्फ रोड क्यों बना रहे? एजुकेशन बनाना है, हेल्थ बनाना है, डिफेंस है, होम मिनिस्ट्री पे खर्चा है, पुलिसों की सैलरी है, एजुकेशन है, एजुकेशन फ्री बनाना है, लैपटॉप बांटने, सारी चीजें करने, पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो फंड, स्कीम को फंड कौन कर रहा है? फंड कौन कौन करता है? वर्ल्ड बैंक होती है, वर्ल्ड बैंक कोई तो फंड करती है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके होती है, वो फंड करती है। ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं जो फंड करते हैं स्कीम को, अलग अलग स्कीम को फंड करते हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रीड और अंडरस्टैंड द स्कीम, ठीक है बेटा। वन सेकंड, अभी सबसे पहले आपको करना क्या है, एक डायरी जब करोगे आप, मतलब जब प्रिपेयर करना शुरू करोगे यूपीएससी के लिए एकदम सीरियसली, तब एक डायरी बनाना है, ठीक है। उसके बाद पेजेस रहेगा ना, 2-4 पेज, 100-200 पेजेस की डायरी बना लो, कोई भी, या नोटबुक बना लो। डायरी अगर किसी को नहीं बनानी, नोटबुक बना लो, नोटबुक विल बी इजी, सस्ती भी मिलेगी और लगेगा, ठीक है। उसके पहले उसके बाद हर पेज पे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको पूरा पर्सपेक्टिव। देखो यूपीएससी ना एक साइकिल होती है, 1 साल की साइकिल है कंप्लीट, 1 साल की पूरी प्रिपरेशन है। यू कैन क्रैक इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपने वो साइकिल कंप्लीट की तो। सबसे पहले मुझे बात, चलो ये बात को बताता हूँ, सबसे पहले मुझे बात बताइए यूपीएससी में सब्जेक्ट कौन कौन से है? देखा है थोड़ा बहुत कुछ आपने देखा है? बताइए। एक कोई बता, गलत हुआ तो गलत हुआ, हर कोई गलत होता है। जब मैं यूपीएससी की प्रिपेयर करने गया तो मुझे सब्जेक्ट भी पता नहीं थे, डायरेक्टली प्रिपरेशन शुरू कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई हंसने वाला नहीं। सबसे पहले जीएस 1 तो एक तो ये हुआ ना, एक तो पेपर हो गए। सब्जेक्ट से बताओ, सब्जेक्ट कौन कौन से? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वो ऑप्शनल होगा, ऑप्शन पूछता हूँ, एनवायरमेंट, लैंग्वेजेस नहीं, वो ज्योग्राफी, और ऑप्शन आपने बोला हो अपने पॉलिटिकल साइंस, समझो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी लेना है वो लेना है, ठीक। उसके अलावा कोई भी एग्जाम जब शुरू करे प्रिपरेशन, आपको सबसे पहले एक चीज करना है, 20 रुपए का मिलता है सिलेबस, सिलेबस क्लास की तरफ से मिलेगा,
वो सिलेबस लेकिन वो छोटा सा रहता है। तो अगर आपको डिटेल में सिलेबस पढ़ना है तो एक जीएस का सिलेबस रहता है, मैं आपको टेलीग्राम में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है, मैसेज कर देना तो भेज दूंगा मैं। सबसे पहले सिलेबस पढ़ो कि क्या है, पता तो चले कि दुश्मन हमारा है कौन, पता ही नहीं है दुश्मन के पास कितने हथियार है, हम बस लाठी लेके चले, सामने से आ रहा है AK-47 लेकर, हमारे इसके पास लाठी है, क्या लड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट बहुत सारे, देखो सोसाइटी है सोशल जस्टिस है, आपने 4 बताए, सोशल जस्टिस है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके बाद साइंस एंड टेक है, उसके बाद एसे है, ठीक, बहुत सारे। उसके बाद सोसाइटी होगा, सोशल जैसे IR है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद गवर्नेंस है, ठीक है। सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ऐसे हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, गवर्नेंस हो गया, इतने सारे टॉपिक है। एक दो छूटे हुए होंगे तो याद नहीं, ठीक है, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स है, आपको इतने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। यूजुअली क्या होता है ना, हम एक लार्जर पिक्चर देखते हैं, है ना, लेकिन उसके पीछे की पावर नहीं देखते कभी। हम पूरी यूपीएससी की फिल्म में मैंने बच्चे देखा है जो कभी मेंस दिए नहीं, मैंने 3 दी है, बच्चे सिर्फ 4 सब्जेक्ट की प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं। 250 मार्क किसके, अरे 250 मार्क इसके नहीं, ये दोनों मिला के 250 मार्क है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ही पेपर में ना, 500 मार्क, इन 4 सब्जेक्ट मिला के 500 मार्क। यूपीएससी का 750, 1750 मार्क का राइटिंग वर्क होता है। 1750 में 500 निकालो, कितने हुए, 1250। 1250 मार्क सारे अलग सब्जेक्ट, और हम वो सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं कभी। उसमें से आप 500 मार्क इसके निकाल दो ऑप्शनल के, कितना मार्क बचे, 0 गया, 5 0 गया, ठीक है, 12 में से 5 गया, 7 रहे, 700 मार्क, 750 मार्क, ठीक है, 750 मार्क बचे। उसमें से ऐसे निकाल लो 250 मार्क का, फिर भी 500 मार्क बचे। मतलब 4 सब्जेक्ट 500 मार्क के सारे, और 1250 मार्क का सारा अलग ही है। उसमें ऐसे आ गया, सोसाइटी आ गया, सोशल जस्टिस आ गया, ये चीजें प्रिपेयर करना जरूरी है, तभी मेंस निकलेगी, नहीं तो मेंस नहीं निकलेगी। लोगों की यही चीजें कमजोर होती है, हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं, ज्योग्राफी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ रिलेटेड टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है, 250 मार्क का है, तो 250 मार्क का है। सारी चीजें पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सर कुछ भी पूछो, बाकी का कुछ भी नहीं, क्या मेंस लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ना यही होता है। जब आप प्रिपेयर करो ना, तो ये चारों सब्जेक्ट के साथ एक एक सब्जेक्ट ये सारे फिनिश करना पड़ता है, तब जाके यूपीएससी की प्रिपेयर 1 साल में होती है प्रिपरेशन। अगर प्रेम निकलते अगले साल तो वेल एंड गुड, अच्छी होगा। 1 साल की प्रिपरेशन इज मोर देन, अगर आप रोज 10 घंटे पढ़ाई करो, क्योंकि अगर 1 साल में निकालना है तो ऑब्वियसली 3 घंटे तैयार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, आपको ये सारी चीजें भी पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। तो 1 साल की साइकिल होती है यूपीएससी की, यू नीड टू रीड द सब्जेक्ट। अब करंट अफेयर्स इन सारे सब्जेक्ट में तो काम आती है। इकोनॉमिक्स आपको क्या 1967 का इकोनॉमिक्स पूछेंगे, जो करंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कीम लॉन्च की है उसके आपको पूछेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है, सारी चीजें, तो 100% करंट बेस है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट करंट बेस है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिर्फ है, जो ज्योग्राफी चेंज नहीं हो सकती, हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन सोसाइटी पूरी करंट बेस है, सोशल जस्टिस पूरा करंट बेस है, इंटरनल सिक्योरिटी करंट बेस है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट करंट बेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट बेस है, इंटरनेशनल रिलेशन करंट बेस है, गवर्नेंस करंट बेस है, ऐसे पूरा करंट बेस है। जब तक आपके पास कुछ नहीं है तब आप इसे नहीं लिख सकते हो। कोई भी चीज लिखने के लिए दिमाग में डेटा तो ना, दिमाग में कुछ नहीं है, लिखते जा रहे हो, ऐसे थोड़ी जमेगा, ठीक है। कॉलेज में कर देते एक ही चीज की डेफिनेशन, इट इज नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज टर्म्ड एज, इट इज सेड टू बी नोन एज, चलने दो, एक ही स्टेटमेंट, लिखा कुछ नहीं है। यूपीएससी में वैसे नहीं होता है, हर चीज के मार्क्स मिलते हैं। यूपीएससी में आप बेक स्टेटमेंट ले सकते हो, मैं पेपर चेक करता हूँ अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तो कॉपी भेज दूंगा। तो हर चीज का एक ये होता है फंडा कि आप कोई भी स्टेटमेंट बेक स्टेटमेंट नहीं कर सकते हो, आपको किसी भी चीज का प्रूफ देना पड़ता है। अगर आपको बताया कि हाँ इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारी चीजें होती है, इंडिया में वुमेन्स के साथ बहुत ज्यादा रॉन्ग ट्रीटमेंट होती है, तो ऐसा स्टेटमेंट करके निकल नहीं सकते, प्रूव करना पड़ेगा ना, प्रूव करना पड़ेगा ना। अगर किसी ने बोल दिया सर इसने मर्डर किया, तो जस्टिस क्या बोलेगा, भाई मर्डर किया ठीक है, लेकिन वेपन कहाँ है, कुछ प्रूफ होगा उसके साथ, सीसीटीवी होगी, कुछ तो होगा,
हर चीज का प्रूफ होना। अगर आप बोल रहे हो कि सर इंडिया में, दिल्ली में रेप बहुत ज्यादा होते हैं, इंडिया में रेप बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, फिर आपको आंकड़े देने पड़ेंगे। कैसे? कि सर अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पिछले साल के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कंपनी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, हर चीज में कहाँ पे कितने क्राइम हुए हैं रिकॉर्ड, उसके आंकड़े देती है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन 2021 25,000 रेप केसेस फाइल्ड इन इंडिया। तो आपने क्या कर दिया, उसको मुहर लगा दी उसके ऊपर कि हाँ नहीं यार, सामने वाला जब पढ़ेगा वो क्या बोलेगा कि हाँ यार बात तो सच है, बंदे ने रिपोर्ट लिखी है गवर्नमेंट की रिपोर्ट में बोल रही है कि 25,000 रेप केसेस इंडिया में हुए हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वेक स्टेटमेंट लिखे कि देयर आर मेनी रेप्स टू प्लेस इन इंडिया, दिल्ली में बहुत रेप होते हैं, हमारे औरंगाबाद में भी बहुत होते हैं, हर साल एक होता है, इसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे फालतू बातें पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आप प्रूफ बताओ, स्पेसिफिक 250 वर्ड में ऐसा लिखना है, 200 वर्ड में भी लिखोगे तो भी रहेगा, लेकिन उसको जो चाहिए वो लिखो, फालतू बातें नहीं जमती। दैट इज वाई करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पढ़ेंगे अभी इसका क्या करना है, समझ लो ना। हर चीज के पीछे अगर एक रिपोर्ट आई थी पिछली बार, एनजीओ प्रथम करके असर रिपोर्ट बोलते हैं कि इंडिया में 5th स्टैंडर्ड के बच्चे 3rd स्टैंडर्ड का मैथ नहीं सॉल्व कर सकते। आई थी रिपोर्ट, तो आप लिख सकते हो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू असर रिपोर्ट पब्लिश इन 2021 कि 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट can't read and solve the mathematics of 3rd स्टैंडर्ड। हाँ, सामने वाला बोलेगा हाँ यार सही है, रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट, हाँ यार सही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू सच्चर कमेटी रिपोर्ट द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सिविल सर्विसेज एंड पॉलिटिक्स आर बिलो द पार, पॉवर्टी में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटीज है। आप लिख सकते हो। कमेटी कौन इस्टेब्लिश करता है? गवर्नमेंट। कमीशन कौन इस्टेब्लिश करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख रहे हो, दैट इज प्रूफ। सबसे बड़ा प्रूफ होता है, 1 मार्क बढ़ता है और एक एक करके आप आईपीएस इंडियन पोस्टल सर्विस से लेकर आईएएस तक पहुंच सकते हो। समझ लो इतना डिफरेंस होता है। दैट इज व्हाई दिस फैक्ट नीड्स टू बी इन माइंड, पूरा रट्टा होना, तो टाइम के साथ होता है। देखो सबसे पहले पेज पे वुमन, बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी, नहीं तो पेपर पढ़ोगे, पेपर बस लिखते जाओगे, साल भर में इतना ज्यादा गट्टा नोट्स तैयार हो जाएंगे, साल भर में चिवड़ा खाने के लिए यूज करना फिर शुरू करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। वुमन, उसके बाद 4-5 पेज छोड़ देने हार्डली। एक 200 पेज की अगर बुक ली है तो 5 पेज 6 पेज छोड़ दो, 6 पेज 7 पेज जो भी है छोड़ दो। ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे? आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे। ऑब्वियसली जब एग्जाम प्रिपेयर करोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे, पीआईबी देखोगे, कुछ देखोगे। ठीक है, उसमें सिर्फ फैक्ट निकालना है। फैक्ट कैसे निकालना है? देखना है कि अगर एजुकेशन में पिछले साल 10 कलेक्टर बनी, आपको बोल सकते हो कि यार यस 10 लेडी आईपीएस ऑफिसर इन 2021, ऐसा आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता है इंडिया में, दाखिल होता है। उसके बाद क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के खिलाफ क्राइम, सिर्फ फैक्ट याद करना है कि कौन सी जगह पे कितने क्राइम हुए। रिपोर्ट आती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, किसकी भी रिपोर्ट आए वो फैक्ट्स याद रखना है, सिर्फ वो फैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, सिर्फ वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम निकालती है तो गवर्नमेंट स्कीम आपको कोट करना पड़ता है। देखो सवाल होता है ना, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। जब आप मेंस में सवाल पूछोगे ना, तो किसी भी सवाल का आंसर कैसे लिखोगे आप? इंट्रोडक्शन, उसके बाद रहती है बॉडी, उसके बाद क्या रहती है? कंक्लूजन। इन दोनों के बीच में होता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन और बॉडी के बीच में होता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मतलब सामने क्या कर सकते हो। ये तो प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन सामने क्या कर सकते हो। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में क्या लिखा है? गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, तो स्कीम लॉन्च की है तो गवर्नमेंट की स्कीम आप यहाँ पर डाल सकते हो कि सर देखो इस चीज को डील करने के लिए, वुमेन एम्पावर बनने के लिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए गवर्नमेंट ने एकलव्य साथी जैसी स्कीम बनाई है, जहाँ पे SC ST वुमेन्स और मुस्लिम को IAS और IPS बनने के लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी गवर्नमेंट की तरफ से। स्कीम लिख सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है वहां पे लिख सकते हो, कंक्लूजन भी लिख सकते हो। तो हर चीज का जवाब है ना, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपको करंट अफेयर से फॉर्म होता है, और बॉडी में करंट अफेयर्स के पोर्शन आपको डालने पड़ते हैं कि गवर्नमेंट में साल भर में क्या क्या टोटल करंट अफेयर रहता है। पढ़ना ही पढ़ना है आपको। न्यूज़पेपर रोज, खाना खाओ मत लेकिन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड।
ड्यूरिंग योर जर्नी, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम पर्टिकुलरली रिलेटेड टू वुमन, नहीं तो यहाँ पे किसी के लिए भी स्कीम बना के यहाँ पे डाल देंगे, ट्राइबल के लिए भी यहाँ पे, वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे, बच्चों के लिए भी यहाँ पे, जन्मा हुए बच्चों के लिए यहाँ पे, जन्म ना जब बच्चे जन्मे तो भी वहां पे। ऐसे नहीं करना है ना, अपना समझ में आने को ना कि हमने क्या लिखा है, तो साल भर बाद यार किसके लिए लिखा था, हेडिंग तो दिख रहा है वुमेन्स, यहाँ पे दिख रहा है राजनाथ सिंह, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। वुमेन्स गवर्नमेंट स्कीम, उसके बाद पर्सनैलिटी न्यूज, पर्सनैलिटी न्यूज, पर्सनैलिटी ऐसे कोई भी नहीं कि औरंगाबाद में अगर मिस यूनिवर्स कोई बन गई तो औरंगाबाद, सॉरी मिस औरंगाबाद अगर बन गई तो उसका नाम लिखोगे, ऐसा नहीं करना है। द्रौपदी मुर्मू है, शी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया ना, शी इज द प्रेसिडेंट नाउ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, अगर ऐसे कोई चीजें होती है तो यू कैन कोट देम, ठीक है। उसके बाद ये हो गए वुमेन्स के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वुमेन्स के बारे में। उसके बाद आती है हमारी वर्ल्ड लीडर्स की। एक चीज और देखो, हाँ न्यूज पेपर होतो, मी तर डेली तुम्हाला मटेरियल, पण तुम्हाला प्रॅक्टिस झाली पाहिजे त्या गोष्टीची। एक चीज और, ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के वक्त इररिस्पेक्टिव हमें कोई इंसान पसंद है या नहीं पसंद है, ठीक है, हमें चेयर की रिस्पेक्ट करनी होती है, हाँ? जैसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसी को मोदी पसंद हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he is the head of the government। राहुल गांधी आपको पसंद है नहीं है, अभी कुछ नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन if he become the prime minister of India, you must, आप उसको कुछ भी समझे, पप्पू समझे, कुछ भी समझे, बट यू मस्ट रिस्पेक्ट दी चेयर। यू कैन हेट ए पर्सन, आप एक पर्सन को हेट कर सकते हो, अगर आपका दोस्त आईएएस ऑफिसर बन गया, इतना झगड़ा आपको पड़ता ही नहीं, बहुत झगड़ा उसके साथ, लेकिन ही इज द कलेक्टर नाउ, तो आप उससे गुस्सा कर सकते हो, लेकिन वो जो चेयर पे बैठा है ना, वो चेयर, यू मस्ट रिस्पेक्ट दी चेयर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, तो याद रखना सवाल ऐसे ऐसे आते हैं, यूपीएससी आपको फंसाती है, आपको किसी भी तरह बायस नहीं होना है, ठीक है। याद रखना कभी भी यूपीएससी एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में एक सवाल आता है की राइट इन 200 वर्ड्स अबाउट युअर ओन लीडर, म्हणजे तुम्हाला जो आवडतो तुमच्या आवडीच्या लीडरवरती 250 शब्दात उत्तर लिहा। काय प्रश्न आहे तो? तुमच्या आवडत्या लीडरवरती 250 शब्दात उत्तर लिहा। ये गलती जिंदगी में कभी नहीं करना, यूपीएससी पे करना है तो। नेहरू, मोदी, इन दोनों का भी नाम नहीं लिखना, इन दोनों के ऊपर भी मत लिखना और कभी मत लिखना, ठीक है। क्यों? अगर नेहरू के बारे में लिखा, आपको नेहरू पसंद है और वहां पर अगर मोदी का फैन बैठा होगा, एक बात याद रखना, पेपर चेक करने वाला भी इंसान होता है, समझ रहे हो ना। किसी को अगर मोदी पसंद है, आप आईएएस बन गए, यू आर मोदी फैन, आप मोदी पसंद है आपको, लेकिन 20 साल बाद यू आर पेपर चेकर, आप कहीं जाने वाले हो, ठीक है, यू आर बी कैबिनेट सेक्रेटरी, और उसके सामने आप नेहरू की बड़ाई करोगे तो आपको नेहरू भी नहीं बचा सकता और गोबर नहीं बचा सकता, पूरा पेपर खराब कर देगा। अगर कोई नेहरू का फैन बैठा है आपको और आप मोदी के बारे में लिखोगे, मोदी इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वो बोलेगा भाई बस कर। ये चीजें हमेशा रखना, लिखते वक्त मन में जितना जहर भरा है उतना बाहर आता है, बोलता नहीं आपण विचार करून बोलू शकतो, राईट, चुकीचं कशाला बोलायचं, पण लिखते वक्त कंट्रोल नहीं रहता है। 7 मिनट में आपको आंसर लिखना है। हम कितना भी बोले रिजर्वेशन इज गुड फॉर द सोसाइटी, लेकिन हमें पता है हमें रिजर्वेशन है, जब लिखते हैं ना रिजर्वेशन इज वेरी बैड, आई लॉस्ट चांस, ऐसा वैसा वैसा, ये मत लिखना कभी। त्याच्यासाठी प्रैक्टिस करावं लागते, झूठ बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो एक बार पहली बार में झूठ बोलने वाला इंसान पकड़े आता है। कोई लोग ऐसे रहते हैं जो आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस, इतने साल की प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करनी है, कम से कम प्रैक्टिस तो भी करो कि यार नहीं, लिखते वक्त गलत नहीं आने को, और लिखते वक्त इंसान का माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि 7 मिनट है आपके पास, यू हैव ओनली 7 मिनट, 7 मिनट में 250 वर्ड का लिखना है, 20 क्वेश्चन, ऊपर से यूपीएससी का टेंशन अलग, पेन भी नहीं चलता कभी कभी। अरे मुझे मैथ्स में नेहरू जी का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, पहले मैं जब लिख रहा था मैं, तो नेहरू जी लिखूंगा, नेहरू, ये क्योंकि फर्स्ट टाइम मैथ्स लिख रहा था, इतना डर, ऊपर से प्रेशर, 20 सवाल कंप्लीट करने, 7 ही मिनट है, क्या सोचोगे आप? उस वक्त आपके मन में जो भी है ना वही निकलता है। इससे अच्छी किताबें पढ़ो, किसी को हेट मत करो, तभी यूपीएससी बन पाओगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एक सवाल आपकी पूरी यूपीएससी खराब कर सकता है, सोचो।
यूपीएससी चेयरमैन होता है ना हर साल, तो चेयरमैन का जॉब क्या होता है? वो तो पेपर चेक नहीं करता, कुछ नहीं करता। क्या करता है पता है? यूपीएससी चेयरमैन पेपर चेकर बैठे हुए रहते हैं, सिर्फ वो जाता है हर 15-20 मिनट बाद अंदर, और पेपर चेकर को रिक्वेस्ट करता है कि यार देखो, वो बंदे का करियर आपके हाथ में है, आप आपके आइडिया। और एक बात याद रखना, हर कोई इंसान न्यूट्रल नहीं रहता। अरे आप कितने भी बड़े पोस्ट पे जाओ, इंसान इंसान है ना, बचपन से पढ़ा है, बचपन से अगर उसे मीठा पसंद है और कलेक्टर बन गया तो क्या बोलेगा आप, यार नहीं मुझे नहीं मीठा खाना। अरे बचपन से खाया है ना, बचपन से अगर किसी को गाली दी है, बचपन से दोस्तों में गाली दी तो एक दिन मम्मी पापा के सामने भी गाली मुंह से निकलने वाली है, लेकिन आज नहीं निकलेगी, लेकिन कभी ना कभी तो निकलेगी, ये बात पक्का कंफर्म है। ठीक है, तो यही चीज है। तो वह आता है, क्लास में आता है और हर किसी को बोलता है कि देखो आपके हाथ में बच्चे का करियर है, आप बायस्ड मत होना, उसके सवाल को लेके आप एंग्री मत हो जाना। हो जाता है, लिख लेते हैं बच्चे कभी कभी, लेकिन उसके करियर पे इम्पैक्ट मत करना। हर 15 मिनट बाद वो भाषण देके चला जाता है, लेकिन उसे भी पता है पेपर चेकर है, घर पे बीवी के साथ झगड़ा होता है, तो वो बच्चा सुनता नहीं है, वो मुझसे गुस्से में आता है, रास्ते में आते वक्त ट्रैफिक बहुत है, बहुत परेशान हो चुका है, आज उसका मूड ही नहीं है पेपर चेक करने का। मैन, उसको आपके करियर के साथ कुछ लेने नहीं है, उसको आपके पेपर चेक करना मतलब दाल रोटी खाने बराबर है। 1000 पेपर चेक करना है हर साल, हजारों पेपर, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजारों यूपीएससी के है, उसके बाद आईएएस के पेपर आते हैं, उसके बाद सीएपीएफ के, हर पेपर चेक करना है। उसको कुछ नई चीज नहीं है, उसको आपको मार्क्स लेने उसकी तरफ से, उसकी आंखों को जो चीज अच्छी लगे वो आपको लिखनी है, उसके दिल को जो छू जाए वो चीज आपको लिखनी है, उसकी मिट्री डायग्राम्स बनानी है। हर बंदा लिख रहा है, लिखता तो हर कोई है, मेंस में सिलेक्ट होता है क्या कोई? मैं 7 मार्क्स से करता हूँ, 707 पे मेंस के इंटरव्यू का कट ऑफ था और आई गॉट 698। तो ऐसे भी कट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे भी कटते हैं। तो द पॉइंट इज, आपको बताना ही चाह रहा था कि लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी मत करना, ना मोदी ना नेहरू ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी, भाई इनसे दूर रहो। अम्बेडकर लिखो, गांधी लिखो, सरदार पटेल लिखो, सुभाष चंद्र बोस लिखो, ठीक है, ये याद रखना, स्ट्रिक्टली बायस नहीं होना किसी की तरफ, ठीक है। आप भले चाहे कितनी प्राइम मिनिस्टर या किसी को गाली दो, लेकिन इंटरव्यू अगर पूछेगा कि व्हाट डू थिंक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी, ये नहीं बोला उनका काम पसंद नहीं मुझे, नहीं, अच्छा ही बोलना है कि नहीं उन्होंने किया, अच्छा किया, सोसाइटी के लिए काम हो रहा है, वो काम। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है लोगों के अच्छे लिए करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस रहो, बीजेपी रहो, कोई भी रहो, काम करती है तो अच्छे के लिए। जलील साहब जब चुन के आए थे, सब चिल्ला रहे थे अब क्या होगा, अब क्या हुआ, क्या हुआ, हो गए 4 साल, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, प्रोपेगेंडा रह रहे थे, कुछ नहीं होता, ठीक है। यही सारी चीजें तो याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते वक्त कंट्रोल नहीं रहता है, जबान पे कंट्रोल कर सकते हो लेकिन हैंड पे कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, उसकी प्रैक्टिस करना है, इसलिए लिखना पड़ता है, लिख लिख के लिखना पड़ता है 100 वर्ड। जो चीज के बारे में पता होता है ना, बहुत सारी चीजें मालूम है, कुछ नहीं मालूम होता। वुमन्स के बारे में अगर वुमन्स को बोल रहा कि लिखो 100 वर्ड, तो 4 वर्ड लिखेंगी, उसके बाद क्या लिखना है, दिक्कत है, पता नहीं है। यही चीज होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो वुमेन्स के बारे में वर्ल्ड लीडर्स, आता वर्ल्ड लीडर्स में कौन, उगांडा, बरूंडी, यहाँ के प्रेसिडेंट को कुछ अलग नहीं। देखो दुनिया में कीमत किसकी होती है, सोसाइटी में जिसके किसी में पैसे, जिसके पास पावर है, ऑब्वियसली है ना। हम कितने भी अच्छा हो, कोई वैल्यू देता है, कोई नहीं देता। अगर यू आर बिजनेसमैन, सब लोग मिल जाएंगे, यू आर मनी, आपके पैसा, यू आर एन ऑफिसर, सबके पास आएगा, अदरवाइज कोई काम करे, ठीक है। आप सोसाइटी में बोलो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तेरे जैसे लाखों पड़ेगा, क्या है, प्रीलिम क्रैक करो, फिर बोले यार प्रीलिम क्रैक के बच्चे, यू आर टॉप 13 स्टूडेंट, 13,000 स्टूडेंट, 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दी, लेकिन 13,000 स्टूडेंट में आ गया, थोड़ी इज्जत बढ़ेगी। मेंस पास करो, फिर और इज्जत बढ़ेगी, क्या लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे कि भाई ले लेगा, क्या चाहिए अभी से ले ले, सब बुकिंग करना, पहले से बुकिंग करेंगे, फिर बाद में मेरा नंबर लगेगा, अभी से बुकिंग कर लो। फिर अगर किसी इंटरव्यू फेल हो गए तो फिर बोलेंगे भाई अगले साल देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है, पहले कोई बुक करके रख देता है। मेरे दोस्त की शादी टूटी थी, ऐसी टूटी थी, इस आयर ऑफिसर नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सिक्स अटेम्प्ट था, मैं यहाँ की था औरंगाबाद में, वो मेरे रूम पार्टनर ही थे, कि बस प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो उसकी पीएसआई से शादी तय हो गई, पीएसआई का भी नाम नहीं बता पा, ठीक है, औरंगाबाद में ही है।
उनसे शादी तय हो गई थी, नाम को बताऊंगा तो फेसबुक वगैरह पे ढूंढना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो शादी तय हो गई थी और मेरे सामने मैम ने सर को अप्रोच किया था। यूपीएससी क्वेश्चन पढ़ाते थे, 7 अटेम्प्ट हो चुके थे उनके, 7 अटेम्प्ट हो चुके थे, 2 अटेम्प्ट बाकी थे। लेकिन कभी जोश नहीं रहा था वो, क्या 33 एज होती, 34, कुछ मजा नहीं था, बस पढ़ाते थे। पेमेंट वगैरह अच्छा था, 60-70 हजार पेमेंट था। तो मैम ने सर को मेरे सामने मतलब अप्रोच किया था शादी के लिए, उन्होंने प्रपोज किया, सारी चीजें की, हमको भी खाना खाने ले जाते थे। फिर कि सर को अकेले कैसे ले जाते, चलो तुम भी चलो भोपाल। सर की भाई नरवा इधर से खाना खाने जाते थे। तो सर बोले भी कि मैम ऐसा है कि आप ऑफिसर हो और मैं कुछ नहीं हूँ, तो इट्स बेटर आप डिसीजन आप देखो। वो बोले कि नहीं कुछ नहीं सर, फिर आप क्लास डालना, कुछ नहीं होता, सारी चीजें हो गई। फिर पता नहीं शीज वो भी पावर ऑफिसर थी ना, तो उनको बाद में लगने लगा कि यार नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तोड़ दी शादी उन्होंने, एंगेजमेंट के बाद तोड़ दी। फिर सर भी गम में बोल, फिर सर को पता नहीं कहा से जोश आया, फिर सर बोले कि मैं फिर से एक बार अटेंड दूंगा यूपीएससी का। तो उस अटेंड में सर IAS ऑफिसर बने, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। मैं ही गवा था उस चीज का, सर और मैं बैठे थे। रिजल्ट लगने के आधे घंटे, रिजल्ट लगने के 7 मिनट बाद, आधे घंटे 7 मिनट बाद उनका कॉल आया कि मुझे पता था आप ऑफिसर बनोगे, अब घर पे बात करते हैं। उसी जिसने रिश्ता तोड़ा था उसी का फोन आया कि अब घर पे बात करते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ पोस्ट। महाराष्ट्र में 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके लड़के के रिश्ते आए थे उसी रात को। ये हो गई पोस्ट ऑफ पावर की पोस्ट, पोस्ट ऑफ पावर याद रखना। व्हाटएवर मे बी द अल्टीमेट एम, पावर इज द इमीडिएट एम। हर कोई कलेक्टर आईपीएस इसलिए नहीं बनना चाहता, सबको बताइए पावर रहेगी ना सारी दुनिया झुकेगी, अदरवाइज कोई भी पलटी मार के भाग जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बता रहा था कि जिनके पास पावर है, लाइक जो बाइडन, यूएसए, जो बाइडन की जगह दूसरा कोई है वो भी है ना, यूएसए, जापान, जापान के लिए कुछ बोलते हैं, जर्मनी, इंडिया, कोई बोले, इंडिया के प्रेसिडेंट बोले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले या द्रौपदी मुर्मू बोले, ठीक है। उसके बाद शी जिनपिंग, चाइना वाले, ठीक है, पुतिन। ये जब लोग बोलते हैं ना, कुछ स्टेटमेंट देते हैं ना, तो स्टेटमेंट याद रखना। आप जैसे कि वैसे वो स्टेटमेंट कोट कर सकते हो, जैसे कि वैसे प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आप जैसे कि वैसे कोट कर सकते हो। लाइक एक एग्जांपल है हिजाब, हिजाब में एक बच्चे का पेपर चेक कर रहा था, लड़के का, शायरा नाम उसका। तो शी कोट वेरी वेल, उसने कंक्लूजन में लिखा कि भाई इंडिया सबके लिए। तो उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट लिखा कि अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखो जबरदस्त, नो वन कैन रिजेक्ट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट खुला होता है, कोई बात नहीं कर सकता, उसने वो कंक्लूजन में लिखा। और जब लास्ट में आप ऐसा स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, एक मार्क आराम से दे देता है कि यार कोई भी बोला, ये चीज होता है। तो ये जो वर्ल्ड लीडर्स से बात करते हैं, तो आपको वो वर्ल्ड लीडर्स की बातें मेंशन करनी पड़ती है, कोर्स जैसे कि वैसे मेंशन करने पड़ते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ बोल देंगे कुछ नहीं, उसके लिए 4 पेज, इनके बारे में बाद में करके बताऊंगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, एजुकेशन, ठीक है, इनके बारे में बाद में तो बताऊंगा। और लीडर्स, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल, इनके कुछ कोर्स याद कर लेना, कोर्स है ना, कोर्स याद कर लेना। जैसे सर सैयद अहमद खान का है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द टू आइज ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइट मदर इंडिया। हिंदूज एंड मुस्लिम ऐसे दो खूबसूरत आंखें, खूबसूरत दुल्हन के दो खूबसूरत आंखें है ना, ऐसे बोले थे। तो ऐसे कोर्स याद कर लेना जो आपको ऐसे में, सोसाइटी में, किसी भी चीज का कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन देने में काम आते हैं कभी कभी। तो इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। नाउ इट इज योर टाइम, आपको उस तरह से कोई आपसे पूछना है तो एनी क्वेश्चन। हँडरायटिंग प्रश्न असा पडतो की हँडरायटिंग तुझी तू ओळखली पाहिजे, म्हणजे समोरच्याला ओळखली पाहिजे. नाही आपण लिहिलं आपल्या जर ओळखले नसेल तर त्याचा दिमाग फिरून नाही जास्त. तो एकदा काय करेल, तुला प्रश्न वाचणार का, त्यानंतर जर त्याचा दिमाग फिरला की वाचता येणार तर मग तू किती चांगली, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क. तर हँडरायटिंग आपली सुधारते ना. हँडरायटिंग खराब कोणाचीच नसते, हँडरायटिंग सुधरत असते. जसं आपण लिहितो ना, लिहितो किती वेळा वाचता मध्ये एवढं नोट्स द्यावा, एवढं हे द्यावं, प्रॅक्टिस करावं लागतं, तुमची हँडरायटिंग आपोआप सुधरून जाते. त्यामुळे फक्त समोरच्या ओळखायला पाहिजे हँडरायटिंग. अजून
प्रत्येक सब्जेक्ट वेगवेगळे आहे. हिस्ट्रीसाठी बघा कसं आहे माहिती आहे का, माझं एक अजून सांगतो तुम्हाला. बुक्स किती वाचता हे महत्वाचं नाही, किती वेळ वाचता हे महत्वाचं आहे. युपीएससी मध्ये कोणती गोष्ट जर तुम्ही 4दा वाचू शकत नसाल तर इट इज युजलेस, काहीच युजलेस नाही. कारण की एक्झाम तुम्हाला 4दा द्यायची. आता जर तुम्ही एक पुस्तक वाचलं, तुम्ही अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद घेता येत नाही की एकदा पाठ झालं की बस फुलान फायनल जातात, नाही ना. तर मग तुम्हाला परत परत वाचावं लागेल. जर कोणती गोष्ट तुम्ही 4दा वाचू शकत नसाल तर ती गोष्ट तुमच्यासाठी काही फायदा नाही, सोडून द्या, उगाच टेन्शन घेऊ नका. तर कमी वाचा, जास्त विसरता. मी सांगेन कोणतं एकच बुक सांगेन, त्याच्यावर एक सांगेन छोटसा, तेवढंच वाचायचं, बघ बाकी काय. आप आपका नाम क्या है? आफरीन. या औरंगाबाद से हो. और सवाल कोई है, कुछ पूछना है? एनी टॉपिक कोई भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. इससे रिलेटेड एग्जाम और कोई प्रॉब्लम हो, मतलब इससे प्रॉब्लम होगा वो पूछ सकते हो आप. मैं हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ. हर सैटरडे को करंट अफेयर्स का लेक्चर रहता है, और हिस्ट्री का जब लेक्चर शेड्यूल में होता है तब होता है. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप एनीथिंग यू कैन आस्क एनीथिंग. हाँ, देखो टीचर से, वकील से और डॉक्टर से कुछ चीजें छुपाते हैं ना. एनीथिंग यू कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पूछ सकते हो. बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, नहीं पूछ सकते सबके सामने. 'मैसेज डाल देना कोई सवाल अगर रहा तो, ठीक है. यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी क्वेश्चन. एक मैसेज में कभी रहता हो, एक मैसेज डाल देना कभी भी. से सिलेबस में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत हो, यू कैन आस्क. 808808780686. कोई भी सवाल अगर रहा तो मैसेज डाल देने का पहले. मैं कभी कॉल कर रहता हूँ, कभी नहीं रहता, तो पूछो. हो गया. 8087807686. और कोई सवाल है तो पूछो, आप पूछ सकते हो. देखो आपण कुठे आहे हे मॅटर करत नाही, तुम्ही अभ्यास कसा करता हे खूप मॅटर करते. माझ्या मित्र खूप दिल्लीला आहे, एकदा पण प्रिलिम पास नाही झाले, तर हे डिपेंड करतं तुम्ही कुठे पण जा, अभ्यासाशिवाय पर्याय नाही. कारण युपीएससी इज व्हेरी डायनामिक. पहिल्याच्या काळात कसं होतं, अरे मोबाईल वगैरे केव्हा आले, आता हे 2 वर्षात ना, व्हॉट्सअप, युट्यूब केव्हा आल्या सगळ्या गोष्टी, ऑनलाईन क्लासेस आता आलं ना. याच्यात कसं होतं की सोर्सेस नव्हते अवेलेबल क्लासेसचे, दिल्लीत एक होतं, त्याच्यामुळे तिथं लोक जायचे. आता सगळं मटेरियल सगळं अवेलेबल आहे, सगळं एव्हरीथिंग. क्लासवाले फक्त 10% देऊ शकतात तुम्हाला, कोणत्या क्लासला होतो इथे उलट कमी. आता कसं सांगू तुम्हाला, आम्ही माझा शिवराजांकडे क्लास होता, 1200 पोरांचा एक क्लास होता. म्हणजे मॅडम तिथे दिसायच्या टीव्हीवर, आम्ही टीव्हीवरती पाहायचो मॅडमला. म्हणजे क्लास मॅडम आमच्या समोर हजार असून टीव्हीवरती पाहायचो. इथे प्रत्येक ठिकाणी टीव्ही लागलेल्या. म्हणजे विचार करा, जर तुम्हाला क्लास झाल्यानंतर एक प्रश्न विचारायचा असेल तर मॅडम पर्यंत जायपर्यंत तुमची नेक्स्ट बॅच आतमध्ये येतात, कधी वेळ राहील. नॉट अ सिंगल मिनिट फॉर यू गाइस. इथे कसं आहे, तुम्ही कोणत्या टीचरकडे जाऊ शकता, पर्सनली भेटू शकता, पर्सनल गायडन्स घेऊ शकता. तिथे तसं अवेलेबल नाही. फक्त गर्दी 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 ह्यूज एक्सप्लॉटेशन. कुठेही राहा, कुठेही अभ्यास करा, यू नीड टू स्टडी. तो अभ्यास करणं गरजेचं. अभ्यासाशिवाय काहीही पर्याय नाही. तुम्ही कुठे राहून अभ्यास करा. तुम्ही इंडियातला युपीएससी अभ्यास अमेरिकेत जाऊन करा, काहीच नाही. तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल. वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा. मतलब आपको चीजें रटनी नहीं है, सिर्फ फैक्ट याद रखना है. सिर्फ फैक्ट याद रखना है, और जब प्रैक्टिस करोगे ना, 4 बार पढ़ने के बाद आप भूलते नहीं हो. 4 बार बताऊंगा मैं कैसे पढ़ना है. 4 बार पढ़ने के बाद आप भूलोगे ही नहीं. और राइटिंग प्रैक्टिस उसके साथ जब होगी ना, भूलोगे नहीं. सबके साथ दिक्कत होती है. मैं वही बोला ना कि हिस्ट्री का कनेक्टिव सिर्फ ईयर, लीडर्स के नाम, नेहरू, गांधी, ये सबको बताओ. उनके पीछे के 5 नाम अभी भी सबको पता नहीं है. अरे अगर इंडिया के प्रेसिडेंट याद रख लो तो द्रौपदी मुर्मू अभी बनी है, इसलिए वो रामनाथ कोविंद बने थे, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा टाइपटी, ये 6-7 जनों को छोड़ो तो बाकी को बताओ. 15 हो गया तक, किसी को पता नहीं. तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कुछ नहीं रहता. सारी चीजें प्रैक्टिस कर, कुछ चीजें एग्जाम के वक्त पढ़नी पड़ती है, रट्टा मारनी पड़ती है सीधा. ये एग्जाम है, आपको सारी आधी से ज्यादा चीजें सिर्फ रटी हुई होना.
आधे से ज्यादा चीजें रटी हुई ना, तब जाके आप इंट्रोडक्शन टर्म के लिए लिख सकते हो। 7 मिनट है, 7 मिनट में इंट्रोडक्शन टर्म के लिए बनाओगे क्या? नहीं बना सकते आप, आपको पता होना, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ होती है, आप यूज करोगे। जैसे आप इंग्लिश के वर्ड लहानपणी आपण वाचायचो ना, इंग्लिशचे शब्द पाठ करायचो, ते एवढंसं पुस्तक राहायचं, दुसऱ्या दिवशी विसरून जायचो का? कारण की आपण ते स्वतःचे नव्हतो बनत। तुम्ही वर्ड सांगा, एक वर्ड घ्या, तो वापरणं सुरू करा, आपोआप लक्षात येईल। जसं तुमचं रायटिंग प्रॅक्टिस, ते फिगर्स वगैरे लक्षात येईल, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या आपोआप लक्षात येईल, त्यात काही इश्यू नाहीये। अजून काही प्रॉब्लेम? एनीथिंग यू कैन आस्क मी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रहो, पढ़ाई करो, सिर्फ कहीं भी रहो, पढ़ाई, स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप पढ़ाई करो, यूपीएससी इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी जर्नी है यूपीएससी। एक बार मतलब जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको फील करो, आप जियो जर्नी को, कोई आपको कभी पीछे खींचेगा नहीं ना। सोसाइटी में आप बात करना है, पीछे खींचोगे कुछ भी नहीं, हर जगह आगे रहोगे। हर कोई कलेक्टर नहीं बनता है? लेकिन कोई ऐसा भी नहीं दिखा होगा आपको जो रास्ते पे घूम रहा है। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा कर ही लोगे, यही है। तो सिर्फ आपको लगे रहना है, डटना है। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।